अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वैसे खैरियत क्या हो सकती है। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जो पेट्रोल है वो अपनी ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर चुका है, तो लिहाजा हमारे हुक्मरानों को भी बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि ये सब उन्हीं की काविशें हैं, उन्हीं का किया धरता है कि जो आज फ्यूल जो है हमारा ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर चुका है। और फ्यूल की जो नई कीमतें हैं वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा जो हुआ है, जिस तरह इस निगरान हुकूमत ने इजाफा किया है, फ़ी लीटर कीमत में 14 रुपये 91 पैसे फ्यूल की कीमत में इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की जो नई कीमत है वो तकरीबन 305 रुपये 36 पैसे यानी कि 306 रुपये हो चुकी है। जबकि डीज़ल की कीमत में 18 रुपये तक का इजाफा किया गया है और इसका इतलाक़ फौरी तौर पर कर दिया गया है। जबकि पहले ही जो आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, पहले ही अवाम इतनी मुश्किलात का शिकार हैं। अभी हम बिजली के बिल्स का नोहा पड़ रहे थे, फिर फ्यूल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। और सारी दुनिया को पता है कि जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो फिर हर चीज़, आपकी अशियाए खुरो-नोश से लेकर आपकी जितनी भी लग्जरी आइटम्स हैं, सबकी कीमतों में इजाफा होता है। तो ऐसे में ये समझ नहीं आ रही कि एक गरीब शख्स और दरकिनार जो सफ़ेद पोश तबका है वो कितनी बुरी तरह पिस के रह गया है। हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, बेरोज़गारी की शरह में इजाफा हो रहा है। हमारा जितना ब्रेन ड्रेन है, जितना हमारा नौजवान तबका है, सब लाइंस में लगे हुए हैं कि बस किसी तरीके से इस मुल्क से जाएं और बाहर जाकर अपने रोज़गार की तलाश में हम निकलें। मायूसी के घटाटोप अंधेरे हैं, लोग बिल्कुल मायूस हो चुके हैं। उसके बाद फिर इन पे जो फ्यूल की कीमतों में ये जो इजाफा हुआ है, ऐसे में अब किस मसीहा की जानिब देखें, क्योंकि हुक्मरान जो PDM गवर्नमेंट थी वो भी जा चुकी है, निगरान हुकूमत है। और निगरान हुकूमत ना तो ये अवाम के वोटों से लेकर अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आते हैं, तो एक अजीब मायूसी बेचैनी है। अभी बिजली के बिल्स के ऊपर लोगों को इतनी मुश्किलात का सामना था, फिर अब फ्यूल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस वक्त शहरियों में गम गुस्से की जो लहर है और लोग बड़े नाला भी नज़र आ रहे हैं कि फ्यूल की आखिर इन कीमतों में जो इजाफा किया गया है वो अपना गुजर बसर कैसे मुमकिन करेंगे। हमारे नुमाइंदे हैदर खरल इस वक्त हमारे साथ एक पेट्रोल पंप से मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आवाम का कीमतों के बढ़ने के हवाले से क्या रद्द-ए-अमल है। हैदर, बताइएगा आप इस वक्त किस जगह पर मौजूद हैं और जो आपके आसपास अवाम जो कि बेचारे मजबूरी में फ्यूल डलवा रहे हैं, उनसे भी ज़रा बात कीजिएगा। आवाम का क्या कहना है पेट्रोल की इन बढ़ती कीमतों पर? जी, मैं इस वक्त फिरोजपुर रोड पर मौजूद हूँ और आवाम जो है वो काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं, चूँकि तेल ने जो है वो अब तेल निकाल दी है। लोग काफ़ी परेशान हैं। पहले बिजली के बिलों का मसला आ रहा था, लेकिन बिल ज़्यादा आ रहा था, लेकिन अब पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा हो चुका है। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे बताएं कि पेट्रोल एक मरतबा फिर महंगा हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबा है आपका? हम तो यही कहते हैं, हुकूमत चली है या इन्होंने चंगा से मर जाइए। जिड़ी महंगाई हो गई ना, घर की यकीन करो रोटी नहीं पूरी होंगी। बिल पहले वो इन्ने ज़्यादा आ रहे हैं, खुदा इन्होंने गर्क कर रहे। जी, आपने गुफ्तगू सुनी, लोगों की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं कि कितने परेशान हैं और किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऐसे ही है, लोग काफ़ी परेशान हैं और वो यही कहते हैं कि अब जो गुजारा है वो बहुत मुश्किल हो चुका है। आप मुझे बताएं कि रिक्शा आप चलाते हैं तो कैसे गुजारा कर रहे हैं? पहले कितने का पेट्रोल लगता था एक माह का और अब कितने का लगता है? सर अस्सलाम वालेकुम। पहले तो पाकिस्तानी हुकूमत को नारा, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो लोग परेशान हैं, रिक्शे पे हमारा दारो निज़ाम है, रिक्शे पे हमारा कारोबार है। पहले पेट्रोल लगता था 200 का 400 का, अब पेट्रोल हज़ारों की तादाद में जाना शुरू हो गया है। अगर हम 1000 कमाते हैं तो 800 का पेट्रोल जल जाता है। 200 रुपये में घर क्या लेके जाएं? जो मालिक है वो दिहाड़ी कहता है सबसे पहले मुझे दो, और जब मालिक को दिहाड़ी नहीं देते वो कहता रिक्शा इधर खड़ा कर दो। उसके अलावा हम अपना घर कैसे चलाएंगे? 4 मेरे बच्चे हैं और 4 बच्चों को खाना खिलाना कितना मुश्किल है आज के दौर में। ये देखें, हम फैमिली के 6 मेंबर हैं टोटल, और हमारी यही दरख्वास्त है हुकूमत से कि कम से कम पेट्रोल करें और बिजली के बिल कम से कम करें, ताकि जो हम पाकिस्तानी होते हुए अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सके। इस तरह तो ये हमें मार डालेंगे। और ये देखें, बगैर कुछ कहे सुने, ये देखें, ये जो पुलिस वाले हैं वो हमें तंग करते हैं। ये नजायज़ पर्चियाँ बनाई हुई हैं 200 की 400 की, ये देते हैं। ये देखें, इस पर कोई मेरे रिक्शे का नंबर नहीं है, कोई चीज़ नहीं है मेरी इस पर। आप देखें, गवर्नमेंट हुकूमत देखे, ये कैसे सार्जेंट और ये कैसे लोग हैं जो हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएं? बता दें, या तो हमें मार डाले। आप सुन रहे हैं कि लोग जो हैं वो हुकूमत से भी शिकायतें कर रहे हैं, काफ़ी परेशान हैं।
और उनका एक ही मुतालबा है कि जो पेट्रोल है उसको कम किया जाए। मेरे कैमरामैन आपको दिखाए तो आप देख सकते हैं लोग पेट्रोल तो डलवा रहे हैं लेकिन वो काफ़ी मुश्किल में हैं और जो अखराजात हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को अब परेशानी का सामना है। और उनका यही कहना है कि पहले हम अब जो 3 वक्त की रोटी है पहले हम सुनते थे, लेकिन अब जो खाना है वो मुश्किल हो चुकी है। और अगर हालात इसी तरह रहे तो महंगाई इसी तरह रही तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हैदर, आपके लोगों के आसपास लिए भी जो और दीगर शहरी भी हैं जो वहाँ पे पेट्रोल डलवा रहे हैं, मैं चाहूँगा ज़रा आप उनसे भी बात करें, क्योंकि पेट्रोल मजबूरी भी है। हमारे हुक्मरान तो कहते हैं कि अगर पेट्रोल महंगा हो जाए तो किफ़ायत शारी का मुजाहरा करें, साइकिल पर जाएं। तो ज़रा आवाम से बात करें कि हुक्मरान जो कि बजाय अपनी तवज्जो अपने काम पर, कारकर्दगी पर दिखाने के ऐसे भाषण देते हैं, तो इस बारे में आवाम क्या कहते हैं, उनका क्या रिएक्शन है? ज़रा बाकी लोगों से भी अगर बात करना मुमकिन है तो प्लीज़ उनसे बात कीजिएगा ज़रा। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूं कि बाकी लोगों से भी बात की जाए और उनकी भी राय जो है वो ली जाए। अब मुझे बताएं कि पेट्रोल डलवाने आए हैं, पेट्रोल महंगा हो चुका है, हुकूमत ये तो कहती है कि रिलीफ दिया जाएगा लेकिन रिलीफ मिल नहीं रहा, क्या कहना चाहिए? क्या कहूँ, 50,000 बिजली का बिल दे के आए हो। 50,000 बिजली का बिल है और पेट्रोल जो है वो भी महंगा कर दिया गया। आप मुझे बताएं कि क्या मुतालबा करना चाहेंगे? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਆਪ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ हैं। हुकूमत ने खाना खराब ही कर छड़िया आज। अल्लाह इन्ना ठीक है, शहरियों की दहाई तो आपने देखी है और हैदर जो उन शहरियों से बात कर रहे हैं तो लोग झोलियां उठा उठा के बद्दुआएं दे रहे हैं, लोग हुकूमत को कोसने दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, लान तान कर रहे हैं, क्योंकि अवाम जो बेख्तियार होते हैं, अवाम के पास तो कोई इख्तियार होता नहीं है, वो बेचारे बद्दुआएं हैं, एहतजाज कर सकते हैं, अपना रोना रो सकते हैं। तो यही आज की कहानी है। वैसे तो हमारी हमेशा कोशिश ये होती है कि सुबह को आगाज़, जो हमारी सुबह का आगाज़ है वो अच्छी खबरों से किया जाए, लेकिन आंख खुलते साथ ही ऐसी खबरें सामने आती हैं तो मजबूरन हमें अवाम की, ज़ाहिर बात है अवाम के जज्बात होते हैं, उनको दिखाना भी होता है। खैर, अब हाईलाइट्स की जानिब बढ़ते हैं, उसके बाद दोबारा से अपने सेगमेंट को आगे से शुरू करते हैं। पेट्रोल बम अवाम पर फोड़ दिया गया है, अवाम का जीना दूभर हो गया, अवाम बढ़ती महंगाई से परेशान। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा, कौन है कमजोर, कौन है कितना तगड़ा। महंगाई का सुनामी, अहले वतन की जिंदगी अजीरन, अवाम का महंगाई से जीना मुहाल। डेंगू के ताक ताक कर हमले, कैसे महफूज रह सकते हैं नन्हे बच्चे। और आपको बताएंगे अमेरिका की फजाओं में पाकिस्तानी ड्रोन की परवाज कैसे मुमकिन हुई। तो जनाब, ये तो हमारी आज की हाईलाइट्स थी। इसके अलावा सबसे बड़ा मैच अगर तमाम तर इस महंगाई के हालात में, इन मुश्किल तरीन हालात में अगर लोगों को कहीं से ज़रा थोड़ी सी किसी चीज़ में दिलचस्पी है तो वो है पाकिस्तान और भारत का मैच, जो कि 2 सितंबर को होने जा रहा है। उस मैच को लेके अवाम बहुत एक्साइटेड हैं। वैसे ये हमारी खुशी मज़ीद दोबाला हो सकती थी अगर पाकिस्तान और भारत का मैच पाकिस्तान में होता, क्योंकि 15 साल के बाद पाकिस्तान को एशिया कप की मेज़बानी मिली है और इस मेज़बानी का तकाजा ये था कि भारत पाकिस्तान में मैच खेलता। लेकिन हमें पता है कि भारत की जो हुकूमत है और वहाँ की हुकूमत बीजेपी की हुकूमत है, उनका एक ही नैरेटिव होता है, वो एंटी पाकिस्तान होता है। तो वो कोई भी ऐसी कोशिश हाथ से नहीं जाने देते हैं जिसका नुकसान पाकिस्तान को ना हो। तो फिर उसके बाद हाइब्रिड मॉडल तरतीब आया और वो मैच जो कि पाकिस्तान में होना था, अब ये मैच श्रीलंका में होने जा रहा है। लेकिन इस दिलचस्प मैच के रंग में भंग बारिश डाल सकती है, क्योंकि जो फोरकास्ट है उसमें यह है कि इस मैच के दौरान बारिश के 3 स्पेल्स मुतवक्के हैं और ये मैच बारिश की नज़र हो सकता है। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर बारिश नहीं भी होती तो इस मैच को लेकर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान और भारत रवायती हरीफ हैं, मुकाबला हमेशा से बड़ा तगड़ा होता है और मुकाबले से ज़्यादा ये जो नर्व्स की गेम होती है, दोनों टीम्स पर प्रेशर होता है। और पाकिस्तान में इस हवाले से जो है ना बहुत ज़्यादा बात की जाती है
कि आखिर ये जो हमारा मैच होने जा रहा है, हार जीत तो होती है किसी एक टीम की, लेकिन ये जो एक उस पूरा सस्पेंस और एक थ्रिल की कैफियत जो होती है, ये बड़ी असाब शिकन मरहला होता है दोनों टीम्स के लिए। खैर, इसी पर आज भारत से भी हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, और हमारे पाकिस्तान से हाफिज मोहम्मद इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि भारत से भारतीय सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट चंद्रशेखर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रशेखर साहब, सरहद के इस पार से आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सबसे पहले तो सर ये बताइएगा, पाकिस्तान और भारत का मुकाबला ऐसा होता है कि पूरी दुनिया जो है ना उस वक्त दम साध कर बैठी होती है और एक असाब शिकन मरहला होता है। आपको क्या लगता है सर, दोनों टीमों को कहाँ रेट करेंगे, कौन सी टीम आपको तगड़ी लग रही है? देखिए, ऑन करंट फॉर्म तो पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल रहा है, लेकिन बीइंग एन इंडियन मैं तो हमेशा चाहूंगा इंडिया जीते। लेकिन जब आपने कहा कि इस मैच की बहुत वेट रहती है पूरी दुनिया को, देखिए हमारे हुक्मरान आपने पूरा समझा दिया, वो कभी नहीं चाहते थे कि हम एशिया से बड़ी सीरीज बने। अगर 90s में जब हमने साइन किया था एक, अगर आपको याद हो, बायलैटरल टाइज के हर साल या पाकिस्तान या भारत एक दूसरे देश में जाएगा और सीरीज खेलेंगे जो कि एशिया से भी बड़ी होगी इन टर्म्स ऑफ आई बॉल्स, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट से ज्यादा पॉपुलेशन कहीं नहीं, और दूसरा इन टर्म्स ऑफ टीवी वैल्यूज भी, जिस तरह से पैसा वहां कमाएंगे दोनों बोर्ड। लेकिन फिर वही पॉलिटिकल कंपल्शंस या जो मर्जी कहिए, ये चीज को होने नहीं दिया। आज एशीज की तरह ये बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं और हम सिर्फ आपस में लड़ रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी चीज, मुझे 30 साल करीब हो गए, मैं श्रीलंका करीब 4 बार गया हूँ, लेकिन कभी भी अगस्त सितंबर में नहीं जाते। अगस्त सितंबर का मतलब है वहां तो देखिए वो ट्रॉपिकल वेदर है, इतनी बारिश होती है, और बारिश भी इतने मोटे मोटे वो गिरते हैं कि ओले ऊपर से, कि ऐसा लगता है ओले गिरते हैं कि नॉट ओले बट इतना मोटी होती है बारिश कि आपको लगता है कि अरे आप पूरी तरह से आपको चोट लग जाएगी। ऐसी बारिश मैचेस करवा रहे, क्यों? क्योंकि भारत पाकिस्तान नहीं जाना चाहता, और पाकिस्तान वालों को तो देखिए, मैं तो साफ कह रहा हूँ, पता नहीं ऐसी क्या कंपल्शन है कि हम कितना भी बेइज्जत करें, वो तैयार है इंडिया को खेलने को। कभी हाइब्रिड मॉडल हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। अजी क्या जरूरत है ऐसी? अगर आप चंद्रशेखर साहब, आपने पहली बात तो बिल्कुल ठीक कही कि जाहिर बात है कि ये एक ऐसी सीरीज़ की तर्ज पर होता तो दोनों अवाम एक बड़ा मैच से महजूद होते। अवाम की तो ख्वाहिश होती है इस तरह का मैच देखने की, लेकिन हमारी सियासी मजबूरियाँ, पाकिस्तान भारत आपको पता है। लेकिन सर, पाकिस्तान की ऐसा मजबूरी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी एक इवेंट को चलें, लोग देखते हैं, इसको पसंद करते हैं। क्या आप समझते नहीं पाकिस्तान ने अच्छा गुडविल जेस्चर का मुजाहरा किया है? इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि पाकिस्तान ने कहा चलें ठीक है, हम श्रीलंका में आपसे मैच खेल लेते हैं, इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। हम इंडिया भी आ जाएंगे, हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भी खेल लेंगे, आप जैसा कहोगे हम कहेंगे, क्योंकि हमें पैसा चाहिए। पाकिस्तान बोर्ड, देखिए हमारे यहाँ तो यही अंडरस्टैंडिंग है कि आप बैंकरप्ट हो, आपको पाकिस्तान बोर्ड को पैसा चाहिए, तो जैसा कहिए मान लेंगे। देखिए मैंने क्या बोला, एज ए क्रिकेट लवर, एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट, मुझे बिल्कुल इवन टर्म्स पे एक अच्छी क्रिकेट चाहिए। मुझे कोई पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, मुझे कोई वोट नहीं चाहिए। आपको एक अच्छी क्रिकेट कब खेलेंगे? जब हम आपके पास आएंगे, आप हमारे पास आओगे। श्रीलंका पहले किले में आप खेलने जाओगे, कौन पूछ रहा है? बिल्कुल शेखर साहब, बहुत खूबसूरत। शेखर साहब, पाकिस्तान पॉपुलेशन है। हाँ बिल्कुल, नहीं बहुत खूबसूरत आपने बात की। शेखर साहब साथ ही रहिएगा, हाफिज इमरान साहब सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, वो भी हमारे साथ मौजूद, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। हाफिज साहब क्या कहेंगे? शेखर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि आइडियल तो ये था कि ऐसी सीरीज होती, हर साल हम इधर आते, वो पाकिस्तान भारत जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की क्या मजबूरी है अगर इतना मामला है कि आप हाइब्रिड मॉडल पे चले गए हैं? पाकिस्तान की तो कोई मजबूरी नहीं है, मजबूरी तो भारत को है। पाकिस्तान मेजबान है तो भारत को पाकिस्तान आना चाहिए था खेलने के लिए। अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता तो मजबूरी तो भारत की है, पाकिस्तान की तो नहीं है। एशिया कप का मेजबान कौन है? अगर एशिया वर्ल्ड कप का मेजबान भारत है तो पाकिस्तान कहे जी फिर हम भारत नहीं जाते, ऑस्ट्रेलिया कहे हम भारत नहीं जाते, इंग्लैंड कहे हम भारत नहीं जाते, तो भारत क्या करेगा? ये तो गलत बात है ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई बैंकक्रप्ट नहीं है। सिर्फ अगर पैसे की बात है तो क्या सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसे की जरूरत है? सारी दुनिया को पैसे की जरूरत नहीं है क्या? श्रीलंका में हालात खराब नहीं है? इससे पहले अभी 6 माह पहले, साल पहले देख ले, वहां पर क्या हालात थे, क्रिकेट हो रही थी ना वहां पे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैंकक्रप्ट नहीं है। पैसे की जरूरत सारी दुनिया को है, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं है। ये कहना गलत है कि पाकिस्तान की क्या मजबूरी है। मजबूरी भारत की है, भारत नहीं करता है। किसने मुआहदा किया, कौन उस मुआहदे से भागा? ठीक है, ये आप सियासत कौन लाता है
सियासी फैसले कौन करता है? क्यों शॉर्ट शर्ट की जो एशिया कप की शर्ट है पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं है? देखें, जब आप इस तरीके से करेंगे तो फिर आपको उसका जवाब मिलेगा। पाकिस्तान की क्या जरूरत, मेजबान पाकिस्तान है, भारत कहता है जी हम एशिया कप में नहीं खेलेंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल का सदर कौन है? किसने सियासत की है एशियन क्रिकेट काउंसिल का सदर बन के? पाकिस्तान ने तो नहीं की है। जय शाह साहब से पूछें। ठीक है हाफिज जय शाह साहब, साहब बिल्कुल बजा फरमाया। चंद्रशेखर साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मेरे रिस्पॉन्ड वही, मुझे नहीं मालूम ये किस तरह, ये बोल बिल्कुल ठीक रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि मजबूरी किसकी है। मजबूरी भारत की नहीं, उन्होंने मना कर दिया। आप भी मना कर दीजिए ना, औकात समझ आ जाएगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल, सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। पाकिस्तान मेजबान है सर, पाकिस्तान का हक है। मैं तभी तो आपको कह रहा हूँ मेरे भाई, मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो जाए ना और कहें कि अगर इंडिया यहाँ नहीं आएगा, हम नहीं हाइब्रिड मॉडल को मान रहे, तो बिल्कुल समझ आ जाएगी। यही जो हमारे यहाँ के बहुत बड़े सदर हैं, उनके जो बेटे चला रहे हैं एशिया काउंसिल और बीसीसीआई, उनको समझ आ जाएगी विदाउट पाकिस्तान कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने तभी तो कहा भारत वर्ल्ड कप में आप आ जाओगे कि जी हम तो यहाँ। लेकिन चंद्रशेखर साहब, आपको ये नहीं लगता कि पाकिस्तान ने तो आला ज़र्फी का बड़े दिल का मुजाहरा किया है, इस चीज पे भी कॉम्प्रोमाइज किया है? बिल्कुल कह रहा हूँ मेरे दोस्त, मैं यही तो कह रहा हूँ। पाकिस्तान तो कर रहा, हम नहीं कर रहे, तो दे दो ना एक झटका। यही तो मैं कह रहा हूँ। मैं तो आई एम ऑल फॉर पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट, लेकिन प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान को जितना दबाइए दब रहे हैं, और वो तो मुजाहरा कर रहे हैं कि जी हम तो बड़े, देखिए आपके पास आ जाएंगे और हम बड़े दिल के। हमारा भी तो बड़ा दिल करवा दीजिए ना, एक झटका दीजिए सब। लेकिन शेखर साहब, बड़ा दिल करने से पहले आपको भी कंडेम करना चाहिए ना भारत के इस रवैये पर, जिस तरह हाफिज इमरान साहब ने कहा है कि पाकिस्तान का हक था मेजबानी का। जी हाफिज साहब प्लीज कमेंट कीजिएगा। देखिए मैं तो हर रोज कंडेम कर रहा हूँ। मैं तो आपका प्रोग्राम भी इसी बात से शुरू किया कि बिल्कुल सही, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। क्या मजबूरी है, क्यों आप झुक रहे हैं? चलें इसका जवाब हाफिज साहब से ले लेते हैं। हाफिज इमरान, मेरी बात सुनिए, झुकने की बात नहीं है। पाकिस्तान एशिया कप का मेजबान था। जिस टीम को पाकिस्तान नहीं आना था, वो विड्रॉ कर लेती कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, एशिया कप एज इट इज चलता रहे। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह हैं। जय शाह ने अपने इख्तियारात का एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदर की हैसियत से नाजायज इस्तेमाल किया। उन्होंने पोल्यूट किया है गेम ऑफ जेंटलमैन को। उन्होंने सियासत घुसाई है इसमें। वो विड्रॉ करते, भारत अपनी टीम विड्रॉ करता कि हम चूंकि एशिया, और इसी जय शाह के होते हुए पाकिस्तान को एशिया कप की मेजबानी मिली है। तो ये किसने पोल्यूट किया है? पाकिस्तान ने पोल्यूट नहीं किया। पाकिस्तान को 2009 के बाद से जो 17, 18 तक, 19 तक जो दीवार से लगाने की कोशिश की गई, उसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। अब अगर वर्ल्ड कप भारत पाकिस्तान के साथ नहीं करवा सकता तो भारत मेजबानी ना ले। भारत क्यों मेजबानी लेने के लिए जाता है? अगर वो ये समझता है कि पाकिस्तान भारत नहीं आएगा और मामला आगे नहीं चल सकते हैं, तो क्या भारत ना मेजबानी लेना? भारत किसी और को दे दे, फिर श्रीलंका और बांग्लादेश को दे दे, या फिर आप शेयर कर लें, पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका शेयर कर लें। पाकिस्तान अपने मैच पाकिस्तान में खेले, भारत अपने मैच भारत में खेले, और फाइनल आप श्रीलंका में कर लें। तो पैसे की जरूरत है ना सबको, एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर को, बीसीसीआई के ओहदेदारान को। ये तो कोई तरीका नहीं है ना जी आप मेजबानी लेके बैठ जाएं, कहीं पाकिस्तान विड्रॉ कर ले। पाकिस्तान क्यों विड्रॉ करे? ठीक जी, चंद्र साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये, लेकिन थोड़ा सा इनका और मेरे सोच में ये फर्क है। पहली बात, एज ए सिग्नेटरी ऑफ आईसीसी क्रिकेट, कोई भी देश की उतनी ही पावर है, उतना ही वोट है जितना कि भारत का या पाकिस्तान या श्रीलंका या वेस्ट इंडीज या ऑस्ट्रेलिया या किसी का भी। तो पहली चीज वो एज पर ओलंपिक चार्टर जब हम जाते हैं तो इजराइल के साथ सभी अरब देश खेलते हैं ना, पैलेस्टाइन भी खेलता, सभी लोग खेलते हैं। वहां तो किसी की हिम्मत नहीं होती। यहाँ पर मैंने यही तो कहा, आईसीसी को ये समझाने की भी जरूरत है। अगर एक बार पाकिस्तान ये बोल दे, या कोई भी फॉर दैट मैटर, इंडिया या कोई भी कंट्री, कि हम यहाँ नहीं खेलेंगे, फिर देखिए ना आईसीसी का कैसा बैंड बजेगा। कैसे कोई कंट्री किसी के यहाँ पर जाकर, लेकिन चंद्र साहब यहाँ पर सर आपकी बात सुनिए, जब आपने होस्ट किया था, एज ए होस्ट नेशन इंडिया को दिया था, तो इंडिया की एक कंपल्शन थी वहां पर सबको वीजा देना, वहां पर सभी के लोगों को आने देना, ठीक है। तो ऐसे जब आईसीसी के आगे एशियन क्रिकेट काउंसिल है, वहां पर जब मेजबानी पाकिस्तान को दी थी, तो ये उनका भी फर्ज था, इंडिया की भी कमिटमेंट थी कि वहां पर जाएंगे। जब नहीं जा रहे तो दे दो ना झटका। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो कभी ये नहीं कह रहा, मैं तो आपके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है, मैं बार बार फिर से ये कहता हूं कि पाकिस्तान बड़ा दिल दिखा रहा है, हम नहीं दिखा रहे, तो दे दीजिए ना एक झटका।
समझ आ जाएगी एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी, आईसीसी को भी, बिना पाकिस्तान के क्रिकेट नहीं चलने वाला। और जिसको एक गलतफहमी है ना कि क्रिकेट बहुत फैल गया है, जो 9 कंट्रियां थी आज 5 कंट्रीज खेलने वाली ढंग की नहीं है। वेस्ट इंडीज में की क्रिकेट खराब हो गई, जिम्बाब्वे खत्म हो गया, है कौन खेलने वाला? इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, कितनी कंट्रीज है? इसके बिना क्रिकेट नहीं चलने वाला। आपका जो ग्लोबलाइजेशन का प्लान था सब फ्लॉप हो चुका है। तो इसलिए आईसीसी को भी झटका देना जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान में मैं फिर से मैं कहूंगा, चाहे वो नज्म सेठी हो, चाहे उसके बाद जो भी लोग आ रहे हैं, चाहे रमीज राजा जैसे लोग हो, ये लोग देखिए वहां जाते हैं, ये पता नहीं क्या इंटरेस्ट देखते हैं क्या नहीं। जाइए ना और पुट योर फुट डाउन। अगर ऐसा नहीं होगा, किसी भी कंट्री में कोई नहीं जाएगा, हम इस क्रिकेट में आपके साथ नहीं रहेंगे, हम भी इसी तरह बॉयकॉट करेंगे। क्या करेंगे? आपको सस्पेंड करेंगे 1 आधे साल के लिए, देख लेंगे क्रिकेट में कैसे होगा। आपको लगता है विदाउट क्रिकेट, विदाउट इमरान खान, विदाउट वसीम अकरम, विदाउट मियांदाद, क्या ये बाकी के लोग बहुत चमकते हैं हमारे सितारे? ये तब चमके हमारे तेंदुलकर या को जब अकरम को खेल रहे थे, जब वकार को खेल रहे थे। देखिए क्रिकेट तो रेसिप्रोकल है कि हम इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी बनाकर नहीं आपस में वर्ल्ड चैंपियन बन सकते। आपको मानना पड़ेगा क्रिकेट। लेकिन चंद्रशेखर साहब, जितनी खूबसूरत बातें आप कर रहे हैं, बड़ी रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आप बातें कर रहे हैं, उन बातों को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, आप तमाम तर चीज़ों को बिल्कुल जो चीज़ें हैं वैसे ही बात कर रहे हैं। सर, क्या ये बातें आपने अपने बीसीबी के साथ की हैं कि जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है या उनके आला हुकाम के साथ, कि यार खुदारा खेल को, सियासत को खेल में ना लेकर आएँ? अब जो उनके बेटे हैं, आपको पता है जय शाह जो हैं अमित शाह के बेटे हैं, और अमित शाह का पॉलिटिकल नैरेटिव, पॉलिटिकल कैंपेन आप सब जानते हैं, उनकी एक अपनी आइडियोलॉजी है जो। तो सर, आपको नहीं लगता कि कम से कम खेल से, सियासत से खेल आज़ाद होना चाहिए? देखिए, हम तो लिख लिख करके थक गए, दाढ़ी सफेद हो गई। जब 1994 में मैंने जब शुरू किया था क्रिकेट का सफर और जिस तरह लिखना, हमने तो बहुत कुछ देखा, हमने बहुत लिख लिख करके थक गए। लेकिन फाइनली देखिए, मैंने कहा ये हुक्मरान जो है, ये सब कुछ, इनको स्पोर्ट्स को नहीं, कुछ नहीं समझ आती। इनको क्रिकेट का सी भी जय शाह को नहीं पता। बैट जो पकड़ना भी सीखा है वो बीसीसीआई सेक्रेटरी बनने के बाद लोगों से सीखा है। तो पहली बात, इनसे कोई उम्मीद मत कीजिए। लेकिन हाँ, इनसे ये उम्मीद थी कि अपने फादर साहब से बोल करके एक पॉलिटिकल, एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि टीमें आए। जब पीएम साहब आए थे मोहाली में, मुझे याद है क्या माहौल था। जब आपके प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब 2004 में दिल्ली के कोटला में आए थे, क्या कमाल का माहौल था। देखिए, ये क्रिकेट डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाना होगा। ये जो लोग युद्ध की बात और ये वॉर की रेटोरिक्स करते हैं, इन सबको समझाना होगा कि बॉस तुम्हारी नहीं चलेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम ही खराब है। आपकी सियासत देखो तो आपका कुछ समझ नहीं आता वहां क्या हालात हो रहे हैं। कभी कोई अंदर है, कभी कोई बाहर है, कभी कोई लंदन भाग गया है। हमारे यहाँ तो खैर जो कहते हैं ना, अल्लाह ही सबको थोड़ा सा, बिल्कुल सर, लेकिन वो तो हमारा अंदरूनी मामला है, वो तो सियासत में शेखर साहब चलता ही रहता है। हाफिज साहब, आप जी बिल्कुल सही कहा आपने सर। हाफिज साहब, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। सर, बात उनकी ये ठीक है, पूरी पाकिस्तानी अवाम का भी यही नैरेटिव था, यही उनके जज्बात थे कि यार अगर भारत नहीं आ रहा तो दफ़ा करें, हम नहीं जाते, हम ठीक है, हम इसको, हम कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं रखते, हम उसका नहीं करते। हम नहीं जा रहे। कौन सी बायलैटरल सीरीज हुई है गुज़िश्ता कोई 15 से 17 बरस के दरमियान पाकिस्तान और भारत के माबैन बाहमी क्रिकेट तो नहीं हुई है। अब एसीसी के टूर्नामेंट्स होते हैं या आईसीसी के टूर्नामेंट्स होते हैं, तो अगर ये दोनों मुल्कों के माबैन ताल्लुकात ठीक नहीं है तो दोनों को मेजबानी ना दी जाए ना। आईसीसी दोनों को मेजबानी ना दे, आईसीसी दोनों को अलावा किसी और को मेजबानी दे दे। एसीसी भी पाकिस्तान और भारत की बजाय एशिया कप के मैचेस बांग्लादेश या श्रीलंका में करवा ले, वही में करवा ले। आपके सामने है। अगर आप एक दूसरों के मुल्कों में नहीं आना चाहते तो क्या आप दुनिया भर की क्रिकेट को मुतासर करना चाहते हैं? विड्रॉ कर दें। पाकिस्तान के पास तो नहीं हुआ है 96 के बाद किसी भी किस्म का क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं हुआ। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है। इस दौरान पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होना थी 2007 में, वो नहीं हुई है। तो अगर दोनों मुल्क नहीं आना चाहते हैं एक दूसरे के मुल्कों में, अच्छा हाफिज साहब, ठीक है हाफिज साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। जो बातें हो गई सर, वो तो हो गई। अब क्रिकेट नहीं हो रही। एसीसी आईसीसी दोनों मुल्कों को एसीसी और आईसीसी के टूर्नामेंट्स मत दें। अगर आपने एशिया में करवाना है, आप श्रीलंका बांग्लादेश को दे दें, और उसके अलावा अगर आईसीसी का टूर्नामेंट है किसी और मुल्क में ले जाएं।
मामला ही कोई नहीं है, खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही हाफिज साहब, चलें जो हुआ सो हुआ। अब कल के मैच पर सर, लेट्स कम टू टुमारो मैच। चंद्र साहब, आपसे मैं बात का आगाज करूंगा इस बारे में। सर, आपको क्या लगता है कौन सा पाकिस्तानी खिलाड़ी या बॉलर भारत के लिए नाइटमेयर साबित हो सकता है, जिससे आपको डर है कि यार अगर ये 2-3 खिलाड़ी चल पड़े तो शायद भारत को बहुत टफ टाइम मिल सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो दोनों टीमों का जो बॉलिंग अटैक है वो अभी भी सस्पेक्ट है। इंडिया का अगर आप देखें, जसप्रीत बुमराह जो कि हमारे सबसे बड़े, अगर हमें वर्ल्ड कप जीतना है या कोई भी टूर्नामेंट जीतना है, बुमराह का 100% फिट होना बहुत जरूरी है। अगर वो बिल्कुल कहते हैं हॉस्पिटल से उठ करके यहाँ पर आए हैं, ज्यादा प्रैक्टिस मैचेस नहीं खेल रहे हैं, जो 3 मैचेस आयरलैंड में 2 खेले थे उसमें जिस तरह की स्पीड पे वो बॉल कर रहे थे 129 130, उस हिसाब से तो वो फिट नहीं नजर आते। आपके शाहीन अफरीदी सबसे बड़े बॉलर वर्ल्ड के, मुझे तो लगता है अकरम साहब के बाद सबसे ज्यादा कोई बॉल के साथ जो चमत्कार कर सकता है वो शाहीन अफरीदी है। उनका पहले मैच के 5 ओवर की और वो टूट करके बाहर हो गए। अगर वो फिट नहीं होते तो पाकिस्तान भी रन कितने भी कर ले, विकेटें कौन लेगा? तो इसलिए मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के बॉलर्स भी अच्छा करें, पाकिस्तान के बॉलर पूरा फिट हो, फिर आपकी जो बैटिंग है चैलेंज होगी। दोनों की बैटिंग बहुत अच्छी है। आपके बाबर आजम खैर कभी इंडिया के अगेंस्ट अभी रिसेंटली कभी रन नहीं किया, हमेशा फ्लॉप हो जाते हैं, जल्दी चले जाते हैं, लेकिन जो उनकी फॉर्म है पिछले 2 साल में, ऐसी फॉर्म कभी भी किसी प्लेयर की मैंने नहीं देखी। मैंने बड़े बड़े प्लेयर्स देखे हैं, उनकी फॉर्म बहुत अच्छी है, अपार्ट फ्रॉम इंडिया बड़े मैचेस में नहीं किया है। अदरवाइज आपकी बैटिंग बहुत अच्छी चल रही है। इफ्तिखार ने रन किए, नीचे आकर के सेंचुरी की है, देखिए कितने कमाल है। और हमारी जो बैटिंग है ट्रेडिशनली अच्छी रही है, लेकिन प्रॉब्लम है वहां भी कुछ बीमार लोग हैं। केएल राहुल पहले ही बाहर हो गए हैं। हमारे सिलेक्टर्स बड़े ध्यान से उनको वापस लाए, ये बताया कि जी नहीं ये भी फिट है, बुमराह भी फिट है, प्रसिद्ध कृष्णा भी फिट है, सबको फिट करके ले आए बिना मैचेस खिलाए। आज पहले वाले ने तो कहा कि जी 2 मैच नहीं हो, अब बाकियों का देखिए क्या होगा। तो मुझे लगता है क्रिकेट में फिटनेस इज इंपॉर्टेंट। अगर बारिश नहीं हुई तो एक अच्छा आगाज, शाहीन अफरीदी जैसे बॉल को अंदर लाते हैं, जिस तरह से वो हमारे बड़े टॉप ऑर्डर की विकेट लेते हैं, अगर उन्होंने फिर से करके दिखाया तो आपकी बैटिंग बहुत अच्छी है। सही। अच्छा चंद्र साहब, अब दूसरी तरफ भारत की बैटिंग लाइन पर बात करते हैं। भारत की बैटिंग लाइन में आपको क्या लगता है पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली आपको होनी चाहिए कि किस तरीके से पाकिस्तान को अपनी बॉलिंग लाइन रखनी चाहिए या बॉलिंग अटैक रखना चाहिए? क्योंकि भारत की तो बैटिंग लाइन हमेशा से नंबर 1 रही है और भारत के जो खिलाड़ी हैं टॉप ऑर्डर से लेकर मिडल ऑर्डर तक बड़े ज़बरदस्त खेलते हैं। तो आपको क्या लगता है भारत इस वक्त किस पे रिलाई ज़्यादा कर रहा है? विराट कोहली के ऊपर ज़्यादा तवज्जो है, आप समझते हैं कि 2-3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए? देखिए, विराट की रीसेंट फॉर्म अच्छी है, उससे पहले बहुत अच्छी फॉर्म नहीं थी, स्ट्रगल कर रहे थे, बड़े रन नहीं कर रहे थे, 30-40 हमेशा करते हैं, उनकी एक खासियत है। वो फ्लॉप भी होंगे तो 40 के आसपास होते हैं फ्लॉप। तो लेकिन जो इस तरह का अब उनकी फॉर्म वापस आई है वो तो ऑब्वियसली आपके की प्लेयर है, और मुझे लगता है नंबर 3 में बैटिंग विराट को ही करनी चाहिए। एक हमारे एक्साइटिंग प्लेयर है रोहित शर्मा, जो कप्तान है, हमारे जो कप्तान है, बहुत अच्छी फॉर्म नहीं है, लेकिन अगेन ही इज ए हिटमैन। उनका अगर बॉल कनेक्ट होनी शुरू होगी तो बड़े बड़े छक्के मारने में माहिर है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है शुभमन गिल। शुभमन गिल को हमने बहुत सा कॉन्फिडेंस दिया है रिसेंट टाइम में, किसी को भी बाहर बिठाएं उनको लगातार रन दिया है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि ही इज ए गुड टैलेंट। अगर वो टॉप ऑर्डर में इस टूर्नामेंट में अच्छे नहीं किए तो भारतीय सिलेक्टर्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। किसको ऊपर खिलाएंगे? क्या ईशान किशन को ऊपर लाएंगे मेकशिफ्ट ओपनर, या किसी और को लाएंगे? तो मुझे लगता है शुभमन गिल पे ज्यादा नजर होगी। और केएल राहुल पहले ही बाहर हो चुके हैं। ऐसे में सूर्य कुमार यादव, अगर आप देखें T20 के वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर आफ्टर एबी डिविलियर्स, बिल्कुल उनसे अच्छा हिटर कोई नहीं है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम है वो T20 के हो गए। वो ना तो टेस्ट मैच खेल सकते, उनको खिलाते भी नहीं है, और वनडे खेलते 50 ओवर्स तो फ्लॉप हो जाते हैं। उनसे ज्यादा बड़ा फ्लॉप रन किसी का नहीं है, और उनके लिए ये लास्ट चांसेस हैं। ये खासकर पाकिस्तान का मैच तो की होता है, अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट रन किए तो उनकी वर्ल्ड कप की टिकट कटेगी, अगर नहीं किए तो उनकी टिकट कट जाएगी, और ये ऐसी टिकट कटेगी कि वो दोबारा टीम में नहीं आएंगे, सिर्फ वनडे T20 खेलते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे ऐसे कुछ है कॉम्बिनेशन। नंबर 4 पे हमारा कोई सेट ही नहीं हो पा रहा है प्लेयर। कभी हम किसी को खिलाते हैं, कभी किसी को, और कप्तान कहते हैं जी एक्सपेरिमेंटेशन चल रही है। हमारे को कोच है राहुल द्रविड़, उन्होंने कभी कोचिंग तो की नहीं थी, लेकिन वो बड़े प्लेयर होकर के अंदर घुस गए, तो अब उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं एक्सपेरिमेंटेशन कब तक करूंगा। देखिए बहुत सी दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी मैंने बार बार यही कहा है
अगर इंडिया का बॉलिंग अटैक अच्छा ठीक है सर, बिल्कुल अगर वो दोनों potent होगा। चंद्र साहब बिल्कुल आपने सही वजह कहा है कि चैलेंजेस तो दोनों ही होंगे, इतनी आसान गेम तो नहीं होगी। चंद्र साहब आप साथ ही रहिएगा, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट चौधरी अशरफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग चौधरी साहब। चौधरी अशरफ साहब, अब बताइएगा कि जिस तरह भी चंद्र साहब ने भी कहा कि मुकाबला तो बहुत टफ होगा, पाकिस्तान की बैटिंग लाइन भी बहुत तगड़ी है और भारत की बैटिंग लाइन भी यकीनन बहुत तगड़ी है और मुकाबला तो बड़ा टाकरे का होगा। आपको क्या लगता है चौधरी साहब, भारत के हवाले से पाकिस्तान की क्या हिकमती अमली होनी चाहिए? देखें, हमने नेपाल को शिकस्त दे दी, अफगानिस्तान को हरा दिया, श्रीलंका को हरा दिया, लेकिन फिर भी भारत है, बड़ा नफ्स का मुकाबला होता है। अब भारत के साथ खेलते हुए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? नहीं, देखिए, हमारे जो कप्तान है बाबर आजम, उन्होंने भारत के खिलाफ मैच जीत रखा है और जो गुज़िश्ता हुआ था एशिया कप दुबई में, उसमें भारत ने एक मैच जीता था, एक पाकिस्तान ने जीता था। तो जो कप्तान बाबर आजम है, ये एक ऐसा कप्तान है जिसने भारत के खिलाफ बहुत अरसे बाद कामयाबी हासिल की थी किसी बड़े टूर्नामेंट में। तो इसी वजह से पाकिस्तान इतनी आसान टीम नहीं है भारत के लिए कि अगर भारत बहुत बड़ा चैंपियन है तो पाकिस्तान भी चैंपियन है और पाकिस्तान के कप्तान भी चैंपियन है। जी चंद्रशेखर साहब, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है, उन्होंने कहा है कि भारत के खिलाफ मैच भी बाबर आजम ने ही जीता था। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। देखिए, बाबर आजम एक बहुत ही कूल हेड है, उनके जैसा प्लेयर मुझे नहीं लगता कि पिछले काफी वक्त में, देखिए मुझे जो सबसे अच्छा क्रिकेट याद आता है वो ही आता है कि जब मुदस्सर नजर, जावेद मियांदाद और जहीर अब्बास साहब, जब वो लोग खेला करते थे, माजिद खान साहब। उसके बाद बीच में हमेशा अच्छे प्लेयर आए। इंजमाम उल हक तो मुझे लगता था अगर उनकी फिटनेस ठीक होती तो ना ब्रायन लारा ना सचिन तेंदुलकर टेक्निकली उनसे सबसे अच्छे थे। अच्छा। लेकिन उनकी फिटनेस उनके साथ पूरी, देखिए टेक्निकली मैं बात कर रहा हूँ, नॉट इन टर्म्स ऑफ रन। टेक्निकली मैं हमेशा मानता था जिस पेस बॉलर्स को जिस ईज से वो खेलते थे, बाकी के प्लेयर कभी नहीं खेल पाए, उनसे बड़ा प्लेयर कोई नहीं था। लेकिन पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स रही, एक जो पहले आपके कह रहे थे गेस्ट की, 2009 के बाद तो क्रिकेट से हमने ऐसा दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया, बर्बाद करने की कोशिश की। पाकिस्तान का डोमेस्टिक सर्किट बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। भारत का क्रिकेट जितना फ्लरिश किया, जितना पैसा आया, प्रॉब्लम्स बहुत आई, बहुत कुछ स्पॉट फिक्सिंग और ऐसी बहुत सी चीजें जिसके बारे में शायद यहाँ बात करना ठीक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट जितनी खराब हुई उतनी इंडिया की बढ़ती गई, टैलेंट निकलता गया। लेकिन डिस्पाइट उसके पाकिस्तान में जो एक कहते हैं ना एक खासियत है, जो रॉ टैलेंट है, जो पाकिस्तान में जो इमरान खान ने ढूंढा था वसीम अकरम या वकार में, वो शायद इंडिया में कभी भी रॉ टैलेंट नहीं मिलता। इंडिया में बनाए जाते हैं बॉलर, पाकिस्तान में निकल करके आते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान का रहना, मैंने हमेशा से माना है कि पाकिस्तान के बिना वर्ल्ड क्रिकेट अधूरी है। अगर पाकिस्तान जिस दिन कहते हैं ना अपना कदम पूरा तसल्ली से रख लेगा कि हम नहीं, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम भी नहीं खेलेंगे, तो मुझे लगता है काफी लोगों की जो दुकान है वो भी बंद होगी, काफी लोगों की औकात भी समझ आ जाएगी, और कई लोगों की जो गलत फहमी है कि पाकिस्तान को दरकिनार करके, पाकिस्तान को दूर करके हम क्रिकेट खेल सकते हैं, वो भी शायद मसला सॉल्व हो जाए। वैसे शेखर साहब, ये तो बड़े ज़र्फ की बात है, आपकी बातों से ऐसे लग रहा है, चौधरी साहब मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूँ, आपकी बातों से ऐसे लग रहा है जैसे हमारे साथ कोई भारतीय स्पोर्ट्स एनालिस्ट नहीं, पाकिस्तानी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। जितनी रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आप बातें कर रहे हैं, अमूमन कम ही ऐसा देखने को मिलता है। जी चौधरी साहब, रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मैं और आप कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, मैं और आप प्योर क्रिकेट, प्योर स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो हर प्लेटफॉर्म पे ये कहता हूँ, इसीलिए जो कहते हैं कि कई लोगों को पसंद नहीं आता है यहाँ पर। हम तो लोग जब फिक्सिंग हो रही थी, जब स्पॉट फिक्सिंग हो रही थी, हम तो लिख करके थक गए। यहाँ पर बीसीसीआई चीफ को ही बर्खास्त कर दिया गया, कोई ज्यादा लिखने को तैयार नहीं था। लेकिन मुझे लगता है आज के इस प्रोग्राम के बाद भारत में आपके खिलाफ बड़ी बैशिंग होने वाली है, आप पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होगा आज के इसके बाद। कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों। चौधरी साहब रिस्पॉन्ड करें। ये देखिए, जी ये दौर एक तो मैं चंद्रशेखर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने बिल्कुल ट्रू बात की। ये असल बात है कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर देता तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान और भारत के बगैर ये कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं हो सकता। और पाकिस्तान अगर उससे इनकार करता, मगर मजबूरी है आईसीसी इवेंट, आपने किसी वक्त तो उस मजबूरी को तोड़ना है ना। तो ये वक्त था जब भारत में टूर्नामेंट हो रहा था, पाकिस्तान इनकार करता, और ताकि ये जो दोनों ममालिक के दरमियान दूरी है इसको दूर किया जाता, कोई ना कोई दरमियानी हल निकाला जाता, ताकि भारत पाकिस्तान में आता, पाकिस्तान भारत में जाके फिर खेलता। तो ये तो बड़ा जरूरी था। चंद्रशेखर साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने बिल्कुल ट्रू बात की।
और यही होना चाहिए था। लेकिन कुछ मजबूरियां, जिस तरह वो उन्होंने कहा कि वो ऑन एयर नहीं बोल सकते, तो कुछ मजबूरियां ऐसी हैं, मैं भी ऑन एयर ऐसी बातें नहीं कर सकता। लेकिन ये जरूरी है कि दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट सीरीज होनी चाहिए। भारत को पाकिस्तान में आना चाहिए और पाकिस्तान को वहां जाना चाहिए। बड़ा टाकरा तो कल होने जा रहा है, उसमें असल मुकाबले में आपको जो पहली बात है उससे बात करूंगा कि बाबर आजम ने पाकिस्तान टीम को एक मुश्किल वक्त में बनाया है और उसने बड़ी कामयाबियां पाकिस्तान को दिलाई है, पाकिस्तान का नंबर 1 टीम बनाई है। तो ये होता है एक लीडर का रोल। तो बाबर आजम ने बतौर लीडर भी अपना किरदार अदा किया, बतौर बैट्समैन, बतौर जो खिलाड़ी है वो भी अपना किरदार अदा किया। अगर बल्लेबाजी के बाद में आए तो उनके कंधों पर बहुत भारी जिम्मेदारी होती थी कि वो रन्स करेगा, यानी कि हम कहते थे बाबर रन्स करेगा तो पाकिस्तान के रन्स हो गए। माजी में यही एक बात ऐसी हुई थी जब मिसबाह हक कप्तान था, तो मिसबाह हक पाकिस्तान के लिए स्कोर करता था, वो तो अकेले का टुक टुक करके भी उसको बड़े खिताब मिले, बड़े लकब दिए गए कि जी वो टुक टुक है। लेकिन वो जब ओवरऑल देखा जाता था कि उस अकेले का स्कोर 70-80 और बाकी सबका स्कोर 60-70, तो ये फर्क होता है। बिल्कुल ये फर्क होता है। चौधरी साहब, आप लास्ट कमेंट बस शेखर साहब से लूंगा, उसके बाद इजाजत चाहेंगे। शेखर साहब, अब आपको क्या लगता है, पाक भारत गेम हमेशा से नफ्स की गेम रही है और नफ्स की इस गेम को ओवरकम कैसे करना होगा, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और जिसने ओवरकम किया वो जीत जाएगा, लेकिन बात यह है कैसे ओवरकम कर सकते हैं, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? देखिए, पहली चीज, जितने भी नए बच्चे हैं, खासकर चाहे आपकी टीम के हो, बहुत से नए प्लेयर हैं, हमारे भी हैं, उनके लिए सबसे बड़ा जो कहते हैं एक टेस्ट होता है। बड़े बड़े प्लेयर से बात कीजिए, तेंदुलकर हो, मंजरेकर हो, कोई भी बड़े प्लेयर जितने भी हुए हैं, उन सबका ये कहना था, हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलते थे, प्रेशर कम था, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का होता था तो रात को बटरफ्लाइज, रात को नींद ना आना, ये एक चैलेंज होता था अपने आप को तैयार करना। और जिस दिन पाकिस्तान के अगेंस्ट रन कर दिए तो फिर तो आप चैंपियन बन जाते थे। उसके बाद आपको कोई रोकता ही नहीं था। पाकिस्तान के अगेंस्ट 1 सेंचुरी और बाकी सब ममालिक के अगेंस्ट मैं कहूंगा कई सेंचुरियां, वो बराबर है। क्यों? क्योंकि आपने अगर मैच जिता दिया तो आप चैंपियन बन गए, आपको इंडिया में सिर पैर उठा देंगे। सेम विद पाकिस्तान, अगर जिसने इंडिया को हराने में पूरी हेल्प कर दी वो प्लेयर तो बड़ा से बड़ा फिर तो कप्तान भी बनाए जाते हैं। तो ये जो एक प्रेशर जो गेम है, जो एक प्रेशर कुकर सिचुएशन होती है प्लेयर के लिए, उसको हैंडल करना ये सबसे बड़ा टेस्ट और जो इसको हैंडल करेगा वही कल का कामयाबी के से हमकनार होगा, वही मैच जीत पाएगा। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर साहब, आपने भारत से हमें ज्वाइन की, साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। असल बात यही है, असल गेम है ही है, नफ्स की है। अब अल्लाह करे कल बारिश ना हो, हार जीत जो भी हो, लेकिन बारिश ना हो ताकि एक अच्छा मुकाबला दोनों ममालिक के लोगों को देखने को मिले। हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर हमारा टैलेंट जितना है शायद ही किसी और मुल्क के पास इतना टैलेंट हो, लेकिन मसला ये आता है कि पाकिस्तान में जहाँ जहाँ जिस तरह हम टैलेंट की पामाली की बात करते हैं, टैलेंट के हवाले से बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स को जब जब मौका मिला है अपने टैलेंट को दिखाने का, तो उन्होंने मनवाया है कि वाकई पाकिस्तानी जो तालिब इल्म हैं वो भी किसी से पीछे नहीं हैं। अमेरिका में होने वाले ग्लोबल स्वेस्ट चैलेंज में पाकिस्तानी तलबा की टीम ने 6ठी पोजीशन हासिल करके सबको हैरान कर दिया है और ये मुकाबला रिमोट कंट्रोल ड्रोन्स उड़ाने का था और इन स्टूडेंट्स ने, इन पाकिस्तानी होनहार तलबा ने ये ड्रोन्स खुद ही बनाए थे और टॉप 10 टीमों में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने अपनी जगह बनाई है, जिसमें अमेरिकन यूनिवर्सिटी की बड़े बड़े स्टूडेंट्स से इन लोगों ने उनको भी शिकस्त दी है। और आज ऐसे ही 2 होनहार स्टूडेंट्स इसी ही टीम का हिस्सा जो थे वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे पाकिस्तान का यंग टैलेंट है, आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, इनको हम वेलकम कहते हैं। हमारे साथ इम्तिसाल आमिना हमारे साथ मौजूद हैं और शाहमीर गौहर। ये सिर्फ नाम की गौहर नहीं है, वाकई इन्होंने बताया है कि ये सच में भी गौहर हैं, अपने काम से इन्होंने करके दिखाया है। आप दोनों को न्यूज़ मॉर्निंग में खुशामदीद कहते हैं। इम्तिसाल, सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद हो जिस तरीके से आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। ये बताइएगा, ये बेसिकली मुकाबला था क्या, और ड्रोन्स आपने खुद ही बनाए थे फिर उड़ाए भी खुद ही, कितना चैलेंजिंग था ये सब आपके लिए? जी सर, बिल्कुल। हम लोगों ने ये ड्रोन्स खुद ही बनाए और फिर इनको उड़ाना भी हमारा ही काम है और हम लोगों ने इसको पार्टिसिपेट किया US चैलेंज, SUS चैलेंज में, जिसके अंदर 72 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया और हम लोगों ने 6th पोजीशन हासिल की ग्लोबली, व्हिच वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर अस।
अच्छा, ये बताइएगा शाहमीर, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। शाहमीर, ये बताइएगा इसकी तैयारी में कितना टाइम लगा, कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस था ड्रोन्स बनाना? ये तो बाकायदा एक इंजीनियर्स का काम होता है और बड़ी इसके अंदर मेहनत होती है, तो कितना टाइम टेकिंग था ये सब? और आपको आइडिया था कि जो आप काम शुरू करने जा रहे हैं इस तरह आपको अचीवमेंट मिलेगी और आप कामयाबी से हमकिनार होंगे? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं कहूँगा थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन द शो। और जो आपके सवाल का जवाब मैं ये कहूँगा कि हम तो हमारी हॉबी थी और हम उसे लेके चल रहे थे। और पिछले 3 सालों से हम डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले रहे थे, यूके में डिफरेंट कॉम्पिटिशन से, और वहाँ हम लगातार अवार्ड्स जीत रहे थे। तो हमें अपने ऊपर और अपनी टीम पे इतना भरोसा था कि हम इस कॉम्पिटिशन में, हालांकि ये थोड़े से ज़्यादा बड़े तर्ज का था और यूएस में था और ये हमारी पहली बार थी, हमारे अपनी टीम पे इतना भरोसा था कि हम इसमें एक अच्छी पोजीशन हासिल कर सकते हैं। और जहाँ तक ड्रोन बनाने की बात है, तो ये जब हमारा सेमेस्टर शुरू होता है, साल शुरू होता है, तो वहाँ से हम इवन छुट्टियों में हम उसका सारा प्रोसेस शुरू करते हैं। सो इट डज नॉट ओनली इन्वॉल्व कि हम टेक्निकल साइड पर काम करें, उसमें टेक्निकल भी हम सोचते हैं, उससे हम प्लान भी आउट भी करते हैं। तो ये पूरे साल हमारा लग जाता है इसमें। इम्तिसाल, आपको क्या लगता था जब ये कंपटीशन होना था शुरू, आपको आइडिया था कि आप इतने जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के जो बाकी स्टूडेंट्स थे उनको आप लोग हराएंगे और आप लोग ये विन कर सकते हैं? उस वक्त आपके माइंड में क्या चल रहा था? ज़ाहिर बात है, जब एक टीम वर्क होता है, एक प्रेशर भी होता है, एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है, और उस चैलेंज को आपने मीट किया, तो कैसा लगा ये सब आपको? सर बिल्कुल, जब हम लोगों ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का सोचा तो एक तरफ ये था कि हमें अपने ऊपर इतना भरोसा था कि हम कुछ ना कुछ ज़रूर अचीव करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी था कि जिन टीम्स के साथ हम चैलेंज में जा रहे थे वो बहुत सालों से इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे, और पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी को उतनी सपोर्ट नहीं दी जाती जितनी बाहर के ममालिक में दी जाती है। तो एक वो भी फैक्टर था, लेकिन उसके बावजूद हम लोग इस कॉन्फिडेंस से और इस तैयारी से गए थे कि इंशाल्लाह हम वहाँ पर टीम्स को हरा के आएंगे, और हम लोगों ने काफ़ी हद तक उस चीज़ को अचीव किया। अच्छा, टीम मेंबर्स कितने थे आपकी टीम कितने लोगों पर थी? सर हमारी जो टीम है वो 50 लोगों पे मुश्तमिल है, और उनमें से 8 से 10 लोग जो हैं वो कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा शाहमीर, ये बताइएगा, माशाल्लाह जब ये कामयाबी आपको मिली है तो पेरेंट्स का, फैमिली का, टीचर्स का कैसा रिस्पॉन्स आया आपको? किस तरह फील हुआ आपको? तो सबसे मेन क्रेडिट तो हमारे पेरेंट्स को जाता है। हम जितने भी टीम में जितने भी मेंबर्स गए तो वो पॉसिबल ना होता अगर पेरेंट्स की सपोर्ट ना होती इस चीज़ में, क्योंकि इसमें दिन रात लग जाते हैं और इस पूरे एफर्ट में इवन फंडिंग्स भी काफ़ी होती है, तो वो पेरेंट्स की साइड से होती। तो वो ये पूरी अचीवमेंट देख के और ये सारा कुछ देख के एक अचीवमेंट से महसूस होती है कि अच्छा हमने भी अपने मुल्क के लिए कुछ किया। बिल्कुल, और आपने किया, और ना सिर्फ आपने किया बल्कि करके दिखाया। पाकिस्तान का नाम आप लोगों ने रोशन किया है और आप ही तो रोशन चेहरा हैं जिसकी हम बात करते हैं। अच्छा इम्तिसाल, ये बताइएगा, आपके अलावा कितने कंट्रीज़ के लोग, टीम थी जो इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही थी, और कितने लोग थे टोटल? सर इस कंपटीशन के अंदर टोटल 72 टीम्स थी जो कि डिफरेंट कंट्री से थी, जिसमें यूएसए से थी, टर्की, यूके और बाकी काफ़ी सारे ममालिक से टीम्स थी, और इसमें अराउंड 100+ लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और उसके दरमियान पर हम लोगों ने इस कंपटीशन को। अच्छा, उसको बिल्कुल 72 टीम्स के अंदर 6 पोजीशन हासिल करना ज़ाहिर बात है बहुत इजी नहीं होता, अब बड़ी मेहनत होती है और आप लोगों की मेहनत रंग लाई है। शाहमीर, ये बताइएगा, आप अपने बारे में ज़रा बताइएगा, अभी आपकी एजुकेशन मुकम्मल हो गई है या अभी तालीम हासिल कर रहे हैं, और फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपको करियर को लेकर? अच्छा, अभी तो मैं अभी 7th सेमेस्टर में ही दाखिल हुआ हूँ, तो अभी पूरा 1 साल बाकी है, और क्योंकि ये डोमेन एक हॉबी थी तो प्रॉबेबली इसे ही लेके आगे चलूँगा, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो डोमेन है और टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसेस पाकिस्तान में आ रहे हैं और पूरी दुनिया में आ रहे हैं, तो आई थिंक दैट्स द फ्यूचर एंड प्रॉबेबली उसी तरफ ही मेरा रुझान है। सही। तो इम्तिसाल, ज़रा आप भी अपने बारे में बताइएगा, आपका कौन सा सेमेस्टर चल रहा है और आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, टारगेट्स क्या हैं आपके फ्यूचर को लेकर?
बिल्कुल सर, मैं भी अपने 7th सेमेस्टर में हूँ और मैं इस वक्त बैचलर्स कर रही हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और मैंने भी इसको एज अ हॉबी ही परस्यू किया था, और इंशाल्लाह मेरा यही प्लान है कि इसी फील्ड को आगे लेके चलेंगे, बिकॉज़ ये एक नई फील्ड है और पाकिस्तान में इन सारी नई टेक्नोलॉजीज़ को एडवांस होना चाहिए। तो इसी फील्ड को लेकर इंशाल्लाह आगे चलेंगे ताकि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें तरक्की आए और हम लोग भी बहुत कुछ और अचीव कर सकें। सही। शामिर जी बताइएगा, पाकिस्तान को आप क्या देखते हैं? जिस तरह अभी आपने कहा कि इम्तिसाल ने भी कहा कि शायद आईटी को लेकर उस तरीके से पाकिस्तान में वो फोकस नहीं किया जा रहा, आपको क्या लगता है जो हमारा पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम है, अब तो एआई पर जिस तरह आप उसमें कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान में भी इस तरह होना चाहिए कि स्टूडेंट्स हैं बाकायदा उनको स्किल जो है उसके साथ साथ एजुकेशन दी जाए, और ताकि जो हमारे और वहाँ का एजुकेशन डिफरेंस है वो चीज़ें जो आप लोग यूएस में कर रहे हैं पाकिस्तान में वो तालीम दी जाए ताकि स्टूडेंट्स को बाहर जाना ही ना पड़े? जी बिल्कुल। पाकिस्तान में पाकिस्तान की अगर हम एजुकेशन सिस्टम को लेके देख लें तो एक बहुत ही मैसिव गैप रहा है स्किल्स में और जो थ्योरी में, एकेडेमिया में। तो अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में यही होता है कि वो थ्योरेटिकल पढ़ा देते हैं और स्टूडेंट्स थ्योरेटिकल सीख लेते हैं, लेकिन जो अगर आप उन्हें इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो वो उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो आई थिंक जो सबसे मेन रोल इसका जो हो सकता है वो हमारे जो यूनिवर्सिटी इदारे हैं और कुछ इस तरह के और जो बाकी जो गवर्नमेंटल इदारे हैं, अगर वो इस तरह कुछ स्टेप्स लें जिससे कोई वर्कशॉप्स अरेंज करें, कुछ इस तरह कॉम्पिटिशन्स अरेंज करें। पाकिस्तान में एक या दो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लेकिन उसमें वो पार्टिसिपेट इसलिए नहीं करते क्योंकि या तो वहाँ पे उन्हें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता या तो कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होती ख़ास, और उनकी जो है ना मैनेजमेंट कभी उनका उसका भी मसला होता है। तो अगर उस चीज़ को अगर अच्छा करें, ठीक करें और स्किल्स पे फोकस करें ज़्यादातर, तो आई थिंक कि पाकिस्तान इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर, और वो हम अचीव कर सकते हैं जो जहाँ पे बाकी कंट्रीज़ और बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इम्तिसाल, यही क्वेश्चन मेरा आपसे है, आप क्या समझती हैं क्या होना चाहिए पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम को लेकर, कितना इन्हेंस होने की ज़रूरत है हमें? बिल्कुल सर, जैसे शामिर ने कहा कि हमारा ज़्यादातर थ्योरेटिकल सारा कुछ होता है और प्रैक्टिकल काम हम लोगों को कम करवाया जाता है। तो मेरा भी यही कहना है कि यूनिवर्सिटीज़ को और बाकी स्कूल लेवल से भी सारे इदारों को प्रैक्टिकल काम को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए अपनी स्टडीज़ के साथ, ताकि स्टूडेंट्स के अंदर थ्योरेटिकल तो चीज़ें अंडरस्टैंड करें वो, लेकिन उनके अंदर ये स्किल भी डेवलप हो, और फिर इन द फ्यूचर बजाय इसके कि हम लोग इंटरनेशनल चैलेंजेस पे पार्टिसिपेट करें, हमारे पास इतना स्किल सेट होना चाहिए कि हम इंटरनेशनल टीम्स को दावत दें कि वो पाकिस्तान में आकर इस किस्म के कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लें। बिल्कुल, और इंशाल्लाह हिस्सा लेंगी भी, और आप जैसे जो रोशन चेहरे हैं पाकिस्तान के, जो दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, और आप ही वो टैलेंट है, और इस तरह के बेशुमार स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अगर चांस दिया जाए तो वो इंटरनेशनली अपना लोहा मनवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया इम्तिसाल, आमिना आपका और शामिर गोहर आप दोनों का, और यकीनन यही वो स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं, यही वो टैलेंट है जो कि पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर रहा है, और इन्होंने साबित किया है कि हमारे स्टूडेंट्स को अगर थोड़ा सा उनको मौका दिया जाए, अपॉर्चुनिटी दी जाए, तो वो किसी से कम नहीं है। अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं और खेल की एक दफ़ा दोबारा से बात करें तो जनाब अब बाबर आजम विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, और सिर्फ 6 रन्स का वक्फा बाकी है जिसके बाद बाबर आजम विराट कोहली को भी पीछे छोड़ जाएंगे। तो ये बाबर आजम ने जहां पे बेशुमार एजाज़ हासिल किए हैं, इससे पहले साउथ अफ्रीकन जो क्रिकेटर थे हाशिम आमला, बाबर आजम ने उनका रिकॉर्ड भी तोड़ा था 19 सेंचुरियां बनाकर 102 इनिंग्स में। तो अब विराट कोहली, डेविड वार्नर और AB डिविलियर्स ने 19वीं सेंचुरी बनाई थी, मगर उसके लिए उन्होंने बाबर आजम से ज़्यादा इनिंग्स खेली थी। बाबर आजम ने इनिंग्स भी कम खेली हैं और इनका रिकॉर्ड भी तोड़ा है। इसके अलावा बाबर आजम ने किसी भी एशिया कप में पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा मैच जो बनाने का रन्स था, सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का साबिक कप्तान यूनुस खान का भी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, उनका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। तो बाबर आजम की एक तवील फहरिस्त है फतूहात की, कामयाबियों की, और बतौर कैप्टन जिस तरह बाबर आजम ने अपने आप को मनवाया है, उनको जितनी उनकी दाद उनको दी जाए, जितना उनकी तारीफ़ की जाए उतना कम है। भारत के दुनिया भर से बाबर आजम को कहा जाता है कि नो डाउट उन्होंने ना सिर्फ एज ए कैप्टन खुद को मनवाया है, बल्कि बतौर खिलाड़ी तो पूरी दुनिया उनकी सलाहियतों का एतराफ़ कर रही है। और हमारी ये दुआ है कि बाबर आजम इसी तरह कामयाबियों का, फतूहात का ये सिलसिला जारी रखें। एशिया कप भी अल्लाह करे पाकिस्तान उसकी मेज़बानी में जीते, और आगे जो वर्ल्ड कप भारत में होने जा रहा है तो वो भी हम चाहते हैं, हमारी ये दुआएं हैं
कि बाबर आजम की कप्तानी में वो वर्ल्ड कप भी भारत से पाकिस्तान आए। पूरी कौम की दुआएं उनके साथ हैं। खैर, ये तो अब हमने खेल से बात की है, अच्छी खबरें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो अब ज़रा महंगाई का रोना रो लिया जाए। इससे पहले हमने पेट्रोल का नोहा पड़ा था, अब बिजली के हवाले से आपको पता है कि बिजली के जितने भारी भरकम बिल्स आ रहे हैं, लोगों का यकीनन बहुत मुश्किल हालात का सामना है। तो ऐसे में अवाम के बारे में ये सामने आया कि जो वापडा मुलाजमीन हैं, अब वो घर घर जाने से बिल्स के हवाले से डरने लगे हैं कि लोग उनकी पिटाई ना कर दें। तो ऐसे में गुजरांवाला की ट्रैफिक पुलिस, ये जो फुटेज आप देख रहे हैं कि एक ट्रैफिक वार्डन है जिन्होंने गुजरांवाला के शहरियों का, आवाम का दिल जीत लिया है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। उन्होंने किसी भी मोटरसाइकिल सवार और लोडर रिक्शे का चालान ना करके ये मिसाल कायम की है, और उन्होंने ये कहा है कि वो चालान नहीं करेंगे क्योंकि लोग पहले ही बिजली से इतने परेशान हैं, महंगाई से इतने परेशान हैं। तो उन्होंने कहा है कि मैं तो उनके चालान नहीं करूंगा। और ये उन ट्रैफिक वार्डन, अब पता नहीं इसके बाद उनकी नौकरी बहाल होती है या उनकी नौकरी बाकी रहती है या नहीं रहती है, लेकिन ये एक ऐसा इक़दाम है। ये करने के काम वैसे हुकूमतों के होते हैं, ये किसी वार्डन का काम नहीं है कि रिलीफ देना, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि जितनी महंगाई है, जितना लोगों का जीना दूभर कर दिया है इस हुकूमत ने, निगरान हुकूमत हो या इससे पहले, फ्यूल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, बिजली के बिल में इजाफा हो रहा है, तो कम से कम यही काम अल्लाह करे निगरान हुकूमत को भी इस अवाम पर तरस है, थोड़ा मिल सके, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा हाथ से बाहर जा चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं। बाकी चीज़ें भी शामिल करते हैं, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वैसे तो नाज़रीन, पाकिस्तान ने हर जगह पर अपना लोहा मनवाया है, हर शोबे में, लेकिन खेलों की दुनिया में पाकिस्तान ने जो अपना नाम रोशन किया है, जो अपना नाम बनाया है, वो किसी से कम नहीं है। इसका सारा क्रेडिट हमारे एथलीट्स को जाता है, हमारे खिलाड़ियों को जाता है। वो अरशद खान हो, वो बाबर आजम हो, वो हमारी ब्लाइंड टीम हो, या फिर हमारे बॉक्सर तैमूर खान हो, जिन्होंने हाल ही में होने वाले एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन का टाइटल अपने नाम किया है और भारतीय बॉक्सर को चारों शाने चित किया है सिर्फ 30 सेकंड्स में। और इस तरह पाकिस्तान का बॉक्सिंग की दुनिया में पाकिस्तान का जो नाम है वो रोशन किया है। तो आज वही मायानाज खिलाड़ी तैमूर खान हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और भारतीय खिलाड़ी को हराकर जिस तरीके से उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है, वो भी किसी से कम नहीं है। तैमूर खान, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग, बहुत खुशामदीद कहते हैं। और सबसे पहले बहुत मुबारक हो, आपने जिस तरह पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, जिस तरीके से अपनी कारकर्दगी से आपने मनवाया है ख़ुद को, क्या कहेंगे तैमूर? कैसा फीडबैक आ रहा है उसके बाद, घर वालों का, फैमिली का और सोसाइटी का, लोगों की जानिब से कैसा आप रिएक्शन फील कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। मुझे जो मेरी फ़ाइट हुई है इंडिया के साथ, जब मैंने ये फ़ाइट विन की, तो उसके बाद मुझे जो दुबई में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी थी, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, बल्कि फ़ाइट से पहले भी वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते रहे। और उसके बाद फिर पाकिस्तान में भी मुझे यहाँ पर फैमिली की तरफ से भी मुझे मतलब ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तैमूर, ये बताइएगा, सिर्फ 30 सेकंड्स के अंदर आपने भारतीय बॉक्सर को नॉकआउट किया है, ये कैसे मुमकिन हो पाया? आपके, जाहिर बात है, जब भारतीय किसी भी टीम से हो, कोई भी खेल हो, जब भारतीय खिलाड़ी से मुकाबला होता है, एक चैलेंज भी होता है, एक प्रेशर भी होता है, तो उससे पहले कुछ आपने सोचा हुआ था, या सिर्फ 30 सेकंड के अंदर नॉकआउट करना ये बड़ा मुश्किल टास्क नहीं होता? उसके दरअसल मेरी जो फाइट थी ये इसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा सख्त प्रिपरेशन की थी। 2 महीने का मेरा ट्रेनिंग कैंप था थाईलैंड के अंदर। लेकिन जब मेरी फाइट शुरू हुई तो मुझे लगा कि ये फाइट तो लंबी जाएगी, मतलब ये हमारी 8 राउंड की फाइट थी। लेकिन मेरा ये प्लान नहीं था कि ये पहले ही राउंड के अंदर जो है ये नॉकआउट हो जाएगा। मैं तो अपनी तरफ से कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने उनको एक एक्सीडेंटली उसको बॉडी पंच लगा और वो उसकी वजह से वो मतलब ये लिवर शॉट की वजह से वो अपना जो है बरकरार नहीं पा सके, तो रेफरी ने उनको जो है पहले राउंड में जो है टेक्निकल अच्छा, यानी कि आपको खुद भी आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी ही ये मुकाबला आप जीत जाएंगे? जाहिर बात है, कंपटीशन होता है, एक गेम आगे चलती है। लेकिन इस पीछे काफी महीनों की और
यकीनन ये मुकाबला वैसे तो बज़ाहिर 30 सेकंड का लगता है, लेकिन जिस तरीके से आपने नॉकआउट किया है इससे बड़ी रियाजत होती है, बहुत मेहनत होती है। और यकीनन तैमूर खान बड़े दाद के मुस्तहिक हैं कि जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। हम अपनी हुकूमतों से अक्सर ये इल्तिजा करते हैं, ये अक्सर उनसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारे मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ये लोग अपने ही वसाइल के साथ खुद से वसाइल पैदा करते हैं और महदूद वसाइल के अंदर, लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर ये लोग तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं और फिर उसके बाद पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। लेकिन हमारी हुकूमतों की ज़िम्मेदारी बनती है कि ठीक है, सारा कुछ उन बेचारों पे ना डालें। अगर वो अपने ही रिसोर्सेज के साथ अपने ही बलबूते पर ये कामयाबी हासिल करते भी हैं, लेकिन वो इतना तो डिज़र्व करते हैं, इतना तो वो डिज़र्व करते हैं कि उनकी इस कामयाबी को एक्नॉलेज किया जाए। आप उनको ना दें पैसा, आप उनको चीज़ें ना दें, लेकिन बट उनको आप अप्रिशिएट तो करें। ये बेचारे एयरपोर्ट पर आते हैं, वहाँ पर उनको रिसीव करने वाला नहीं होता। तो जो नेशंस होती हैं वो तो अपने हीरोज़ की बहुत कदर करती हैं। ज़िंदा नेशंस का यही तोरा इम्तियाज़ होता है। तैमूर खान हमारे साथ एक दफ़ा फिर से मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। तैमूर खान, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ये बताइएगा, अब हुकूमत से आपकी क्या अपील है, क्या कहना चाहेंगे? हुकूमती सतह पर किस तरह आपको अप्रिशिएट किया गया, आप क्या समझते हैं? अगर आप जैसे टैलेंट को ज़रा रिसोर्सफुल किया जाए तो क्या आप नहीं समझते हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है? शायद टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो हमारा तैमूर खान से रब्ता मुनक़ता हो गया है। बट एक चीज़ तो तय है कि हमारे खिलाड़ियों ने ख़ुद को मनवाया है कि इनको अगर थोड़ा सा इनको एतमाद दिया जाए, थोड़ा सा इनको कॉन्फिडेंस और करेज दिया जाए तो ये किसी से पीछे नहीं है। और भारत के खिलाड़ी के साथ, भारत के बॉक्सर के साथ जिस तरीके से 30 सेकंड में तैमूर खान ने उसको चारों शाने चित किया है, तो वो भी एक अपनी मिसाल आप है। यकीनन इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। अच्छा खैर, ये तो बात हुई। अब खेल से ही एक और ख़बर करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के हवाले से ख़वातीन का जो ट्रॉफ़ी की तकरीब रोनुमाई हुई है, पाकिस्तान वीमेंस टीम थी और उधर से जनूबी अफ्रीकन वीमेंस टीम की जो ट्रॉफ़ी है उसकी तकरीब रोनुमाई बड़ी डिफरेंट तरह से हुई है। और वो इस तरह हुई है कि इसकी रोनुमाई का जो इनेकाद है वो सी व्यू पर किया गया था। ये सबसे हटकर है। अब आप ये देखें कि कितना क्रिएटिव आइडिया था। मुझे नहीं पता ये किसका आइडिया था, लेकिन पाकिस्तानी कल्चर भी दिखाया है, उनको वहाँ की सैर भी कराई है साउथ अफ्रीकन टीम को, और उसके साथ साथ वहाँ पर बड़े खूबसूरत तरीके से सी व्यू पर तैयारियाँ की गई थी। उनको ये बड़ी ज़बरदस्त गाड़ियाँ हैं, इनकी सैर भी करवाई गई है और ये बड़ा एक क्रिएटिव आइडिया है। तो ये बड़ी मज़े की चीज़ है और इसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। साहिल समंदर पर ट्रॉफ़ी की तकरीब रोनुमाई हुई है तो इसको बड़ा ज़्यादा सराहा जा रहा है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ माशरती सूरत हाल की बात करते हैं। वैसे तो मुआशी बहरान है, माशरती बहरान है, अखलाकी बहरान है, बहरानों से अटा हुआ इस वक्त हमारा मुआशरा है। ऐसे में कुछ उम्मीद की शमें भी हैं, कुछ उम्मीद की रोशनी भी हमें नज़र आती है। अब सबसे बड़ा चैलेंज आम आदमी के लिए ये है, हम ये देखते हैं कि जो मुआशी हालात होते हैं उनका हमारे मिजाज पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, हमारे रवैयों पर उसका जो असर हमें नज़र आता है। अदम बर्दाश्त पैदा हो गई है, फिर लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बातों पर लड़ना। तो इन हालात के अंदर अपने रवैयों को कैसे मस्बत किया जा सकता है, अपने रवैयों को कैसे बेहतर किया जा सकता है? क्या सिर्फ चारों तरफ मायूसी ही है, कोई उम्मीद नहीं है? तो इसी पर बात करने के लिए लाइफ कोच डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर, आप तो हमेशा लाइफ कोचिंग पर बात करते हैं और हमेशा से आपने मस्बत बात की है, उम्मीद की बात की है, लेकिन सर ये भी एक रियलिटी है, ये भी एक हकीकत है कि हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। ख़राब हालात में अगर हम ये कहें कि हालात बहुत अच्छे हैं, सब अच्छा है कि गर्दान है तो वो भी मुनासिब नहीं है। तो सर, लेकिन इन हालात के नतीजे में ये जो हमारे रवैयों के अंदर अदम बर्दाश्त का पैदा हो जाना, लड़ाई झगड़े हो जाना और एक अजीब व गरीब सी एक फ़ज़ा बन गई है, सर इस टेंस माहौल में हम खुद को कैसे मस्बत रख सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। एक है मस्बत रहना और एक है हकीकत पसंद होना। इन दोनों में बड़ा फर्क है। मस्बत होने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने हालात को अपनी सोच से ठीक कर लेते हैं। मस्बत का मतलब यह है कि जब आपको पता लग जाए कि खुदा ना खास्ता आपके वालिद को या वालदा को ऐसी बीमारी है कि उसका इलाज नहीं हो सकता और वो नाकाबिले इलाज है, तो आप फिर भी इसको मशीयत इज़्दी समझते हुए
और इन हालात में मुझे क्या करना चाहिए, उसमें रहते हुए आप अपनी बेस्ट एबिलिटी दें, इसका नाम मस्बतपना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप दुखी नहीं होंगे, आप परेशान नहीं होंगे, आप स्ट्रेस में नहीं होंगे। जहां तक ताल्लुक है मौजूदा हालात का, देखिए ये इसकी तो मुझे मिसाल यही समझ में आती है कि एक घर है, क्योंकि हमारा मुल्क घर की तरह ही है ना, तो घर में ये हुआ है कि जो वालिद साहब है ना, उनकी आमदनी एकदम खत्म हो गई है, वो नौकरी से उनको निकाल दिया गया है, या उनका कोई कारोबार था वो बिल्कुल ठप हो गया है। अच्छा, अब जो बच्चे घर में थे ना, उनको स्कूल से उठाना पड़ गया है, वो बीमार हुए हैं तो उनकी दवाई नहीं ली जा सकती। घर में एक मुलाजम था, उसको हमने निकाल दिया है। हमने कहा है घर में गोश्त सिर्फ 15 दिन में एक दफा पकेगा, तो ये घर के अंदर फिर एक एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। लेकिन साथ साथ ये है कि जो वालिद साहब हैं, वो जिस ब्रांड का सिगरेट पीते थे वो उसी ब्रांड का सिगरेट पीते हैं, वो उसी ब्रांड की घड़ी पहनते हैं, वो उसी तरीके से वो जो है अपने जो बड़ी गाड़ी ही उन्होंने रखी हुई है। तो फिर घर में बच्चों को बड़ी परेशानी होगी इस बात से कि भाई ये जो सारा कुछ है वो मुझे स्कूल से उठा लिया, मेरा सब कुछ कर दिया, तो जिनकी वजह से नौकरी गई है, चाहे वो अब्बा जी का कसूर था या नहीं था, तो भाई वो भी तो कुछ करें। तो हमारे मुल्क में पॉजिटिव होने का भी एक तरीका है कि वो तमाम लोग जो बुनियादी तौर पर रिस्पॉन्सिबल हैं, या रिस्पॉन्सिबल ना कहें, जो मेन जिनके जिम्मे था ये बात कि मुल्क को ऊपर लेके जाते, जो हमारे ऊपर के लोग सारे हैं, वो सारे के सारे इस मुश्किल हालात के अंदर एक रोल मॉडल क्रिएट करें। ऑप्टिक्स में ये नजर आना चाहिए कि भाई हमारा बिजली का बिल मुश्किल आता है तो हमें प्रॉब्लम हो गया है, तो बिजली के पैसे एक्चुअली हमारे बड़ों को भी देने पड़ रहे हैं। अगर फर्ज करें बड़ों को बिजली मुफ्त मिल रही है और छोटों के ऊपर बिल लगाया जा रहा है उन बातों का जिसके वो जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि IMF को हमने कर्जा देना है या वगैरह वगैरह, तो फिर बहुत मसला। तो पॉजिटिव होना बहुत आसान होगा अगर इस जो ब्रंट है मुल्क के इकोनॉमिक्स का वो ऊपर से नीचे तक सब के ऊपर तकसीम हो। अगर मेरा और आपका एक कारोबार है और आपके उसमें 200 रुपए लगे हुए हैं और मेरे 50 लगे हुए हैं, तो मुझे नुकसान 50 के हिसाब से होना चाहिए और आपको नुकसान 200 के हिसाब से, क्योंकि जब फायदा हो रहा था तो आपको फायदा 200 के हिसाब से हो रहा था और मुझे फायदा 50 के हिसाब से हो रहा था। तो अब सिर्फ पॉजिटिव हम हो जाएंगे सारे के सारे, आप भी हो जाएंगे, तब होंगे कि जब जो नुकसान है ना ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा अकॉर्डिंग टू द शेयर। अनफॉर्चुनेटली वो ऑप्टिक्स में नजर नहीं आ रहा, इसलिए नेगेटिविटी आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, शायद इसकी एक वजह ये भी है क्योंकि आपका तो बड़ा हॉट इशू मौजू रहा है, सब्जेक्ट रहा है पेरेंटिंग। हमने शायद अपने बच्चों को सर सिखाया ही नहीं है कि जब मुश्किल आएगी उसमें आपने रिएक्ट कैसे करना है, जब कोई अच्छी चीज़ होती है, कोई खुशी की चीज़ आती है, उस पर आपका रिस्पॉन्ड कैसा होना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता कुछ मुश्किलात पड़ ही गई हैं तो तब आपने कैसे रिएक्ट करना है। हमने तो बच्चों को सर एक छुई मुई का पौधा बना दिया है, ना उनको कुव्वत फ़ैसला में एतमादी हमने दी है, ना उनको किसी चीज़ में हमने इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि वो अपने फ़ैसले खुद कर सकें। तो सर यही वजह है कि जब थोड़े से भी हालात शेकिंग होते हैं तो पेरेंट्स क्या, बच्चे क्या, सभी नेगेटिव होने के साथ फ्रस्ट्रेशन एक हमें नज़र आती है और एक सोसाइटी में अनरेस्ट हमें देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, आपकी बात ये तो दुरुस्त है, इसको तो मैं 100% एग्री करता हूँ। लेकिन साथ एक बात बतानी और भी ज़रूरी है कि हमें पेरेंटिंग में जो हमने कुताही की है ना, वो तकरीबन 40 साल पहले से कुताही की है। लिहाजा अब वो तमाम लोग जो इस मुल्क के अंदर उस हालत के रिस्पॉन्सिबल हैं जिसका हम रोज़ रोना रोते हैं, उनकी अम्मियों से और उनके अब्बों से कुताही हुई है 40 साल पहले। और वो 40 साल पहले के जो बच्चे थे इस वक्त वो बेसिकली उन तमाम चीज़ों के सेंटर में हैं जो इस मुल्क को कंट्रोल करते हैं। तो ये बिल्कुल आपकी सही बात है, पेरेंटिंग में बहुत ज्यादा कुताही हुई है, 40 साल से कुताही हुई है। और वो कुताही एक हुई है बुनियादी तौर पर कि हमने अपने बच्चों को सेल्फ सेंटर्ड बनाया है, उनको जाती तरक्की की तरबियत दी है, उनको इस बात पर मोटिवेट किया है कि तुमने हर सूरत तरक्की करनी है, लेकिन ये नहीं बताया कि इज्तमाई तरक्की असल में हम सब की तरक्की होती है। लिहाजा इंडिविजुअल वो तमाम लोग जो सलाहियत वाले थे वो इंडिविजुअली बिल्कुल अनसक्सेसफुल नहीं है। लिहाजा इस वक्त एक टॉक शो में लोग बैठे हुए हालात का रोना रो रहे होते हैं, तो वो जो 4-5 लोग वहां बैठे होते हैं वो बिल्कुल मजे में होते हैं, उस एंकर को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होता, और वो जो सियासतदान बुलाया होता है उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होता, जो टेक्निकल एक्सपर्ट बुलाया होता है वो भी बिल्कुल ठीक ठाक होता है। जिन लोगों की बात कर रहे होते हैं कि भाई तुम पॉजिटिव हो जाओ, तुम बिल्कुल परेशान ना होना,
अगर तुम्हारा बिजली का बिल ऐसा आया है, वो एक्चुअली उसमें स्टेक होल्डर नहीं होते हैं, वो सिर्फ सफरर होते हैं। तो इसलिए पॉजिटिविटी का ये तरीका है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तमाम लोग जो एक्चुअली इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, या उनको करनी चाहिए, या उनसे कोताही हुई है कि पहले ठीक नहीं हुए मुल्क के हालात। आखिर देखें ना, दुनिया के बाकी मुल्क सारे ग्रो किए हैं। इंडिविजुअली अमूमन बंदा अगर करप्ट ना हो, अगर मेहनती हो, तो हो ही नहीं सकता कि आपकी एक दुकान हो और 40 साल में वो 4 दुकानें ना बन जाएं। छोटे छोटे दही के खोखों वालों की बड़ी बड़े यानी फूड के यानी फ्रेंचाइज बन चुके हैं। तो क्या पाकिस्तान को ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान बिल्कुल नीचे जाता जा रहा है, रैपिडली नोज डाइव हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि जो हमारे बड़े हैं ऊपर सारे, इनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं दस्ता कि मेहरबानी करके कुछ अरसे के लिए आप अपने जाती जो जरूरियात और मफादात हैं उनके ऊपर अवामी मफादात और मुल्की मफादात को मेहरबानी करके उनको प्रायोरिटी दें, और ऐसे इक़दामात करें कि जिससे लोगों के अंदर नेगेटिविटी ना आए। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि सर अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो मौजूदा हालात हैं इनका हल ये है कि कनात पसंदी का रवैया अपनाया जाए। कनात पसंदी का कहा गया है, इस्लाम भी इसमें कहता है। सर कनात पसंदी के साथ साथ अब ज़ाहिरी बात है अपने सोर्स ऑफ इनकम उसमें भी इजाफा करना होगा। पहले एक टाइम था जब एक कमाता था 10 खाते थे, अब 10 भी कमाते हैं, तो वो हालात उस तरीके से, वो उनका बजट इतना ज़्यादा, शायद महंगाई इतनी हो चुकी है कि चीज़ें पूरी नहीं होती हैं। तो सर इन हालात के अंदर अपने महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए हम कैसे अपने बजट को मैनेज कर सकते हैं कि हमारे अंदर ये जो एक इसार का जो एक जज्बा होता था, ये एक जो कुर्बानी का एक जज्बा जिसे कहते हैं वो हुआ करता था। तो सर जिसकी आपने भी बात की है, ये जो एक सेल्फिशनेस का अंसर हमें देखने को मिलता है। एक तो लोग मायूस हैं, हर चीज़ का मलबा, वो कहते कोई काम कह दिया जाए तो वो ये कहते हैं क्या हमने ठेका लिया हुआ है, सारी नेकियां हमने ही करनी है, सारे हालात हमने ही बेहतर करने हैं। हम लोग अपने राइट से ज़्यादा, अपने फ़राइज़ से ज़्यादा अपने राइट्स पर ज़्यादा बात करते हैं। ये रवैया सर इसकी उमूमी प्रैक्टिस हमें नज़र आती है मुआशरे में। जी देखिए, मैं आपने 2 बातें की हैं। मैं पहली बात का जवाब आपसे अर्ज करता हूं, वो ये है कि आपने कहा है कि कैसे हम कनात को, जब हालात ख़राब हों तो हमें कनात को इख्तियार किया जाए। तो उसके लिए एक जो आइडियल है ना हमारे पास मिसाल, वो ये है कि जब जंग खंदक हो रही थी तो उस वक्त हालात बहुत ख़राब थे, खाने पीने को कुछ नहीं था। तो लोगों ने कनात इख्तियार की, और जब बहुत कनात इख्तियार की तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने लीडर को ये कहा, जाके डरते डरते, कि पेट से कपड़ा उठा के, कि ये देखें इतना भूख का आलम है, खाना हमने नहीं खाया कि पेट पे हमने पत्थर बांधा हुआ है। तो जो उनके लीडर थे उन्होंने अपना कपड़ा उठाया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्होंने कहा, जब कपड़ा उठाया तो वहां 2 पत्थर बंधे हुए थे। तो बिल्कुल कनात इख्तियार करनी चाहिए, मगर कनात ऊपर से लेकर नीचे तक सबको कनात इख्तियार करनी चाहिए। पहला तो ये। और अगर सब ने कनात इख्तियार ना की, देखे ना नीचे वाला कितना खर्च करता है। एक जो चपड़ासी है बेचारा, एक छोटा सा मुलाजिम है किसी दुकान के ऊपर, वो सेल्समैन है, वो कितनी कनात करके बचत करके IMF का कर्जा दे देगा। लेकिन तो हमारे हुकूमत को रन करने के एक्सपेंडिचर्स हैं वो इतने ज्यादा हैं कि वो कम करने से कम फर्क पड़ेगा। गरीब लोग जो हैं वो 2 रोटियों को 1 रोटी करेंगे, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ना चाहिए। हाँ, अब मैं दूसरी बात का जवाब देता हूँ। बिल्कुल सही है, इनफर्दी लेवल पर हमें बिल्कुल कनात इख्तियार करनी चाहिए, ब्रांड्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मैं जाती तौर पर बिल्कुल ऐसे तहदीस बिन नेमत के तौर पे कहता हूं कि मैंने बहुत दिनों से कार नहीं चलाई। मेरा घर जो है वो साथ ही है जहां मेरी वर्क प्लेस के साथ, का मतलब है तकरीबन आधा किलोमीटर। तो मैं उस पैदल आता हूं, पैदल जाता हूं। मैं सोच रहा हूं एक साइकिल खरीदने का, कि और जाके सेहत भी ठीक रहे और ये भी हो। और वगैरह घर में कहा है कि भाई बत्तियां बंद करके रखो, गैर जरूरी बत्तियां मत चलाओ, AC का मौसम थोड़ा सा ठंडा कर लें फिर बंद कर लें। सारे लोग एक कमरे में सोने की कोशिश करें, बनिस्बत ये कि दो अगर AC घर में हमारे हैं तो भाई एक अपने कमरे में चल रहा है तो एक ही में सो जाएं। तो इस तरह के जो सारे के सारे मैयर्स हैं ये हमें इनफरादी तौर पर भी करने चाहिए। कपड़े हम अमूमन हमारे घरों में बहुत ज्यादा होते हैं हमारे पास, तो जरूरी नहीं है कि आप हर सीजन में ही कपड़े बनाएं। तो इस तरह की छोटी छोटी जो माइनर बातें हैं ये हमें जरूर इसको इख्तियार करना चाहिए। शादी ब्याह पर हम बहुत पैसे खर्च करते हैं, उसको करना चाहिए। अपनी शादियों को सादा करना चाहिए। उस पर जो देखें ना, घरों में एक बहुत बड़ा खर्चे का होता है कि बच्चों की शादियां करनी है, और शादियों में क्या करना है, 5-6 लाख रुपए का लहंगा बनाना है, 8-10 लाख के अंदर हमने हॉल बुक करवाना है,
और हमने वो जहेज खरीदना है, तो ये तमाम चीज़ों को म्यूचुअली सॉर्ट आउट करके हम अखराजात को कम कर सकते हैं। लेकिन बात वहीं बॉयल करती है कि जो हमारे अब्बा जान हैं, हमारी अम्मी जान हैं, वो तो जेवर पहनते रहें, अब्बा जान तो सारा दिन ब्रांडेड उस पर करते रहें, और बच्चों को कहें कि बेटा तुम अब जो है ना लट्ठे की शलवार कमीज पहनना, और हम तो अपने कारो दफ्तर पे जाएंगे अपनी बड़ी गाड़ी में, तुम लेकिन अपना पैदल जाना, तो फिर जरा मसला हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी तो एक चीज़ है कि कुछ चीज़ों को शायद हम समझते हैं वो हमारी मजबूरी है, हालांकि उनके बगैर भी गुजारा हो सकता है, जिसकी मिसाल आपने दी है कि अगर एक दफ़ा पहला ही पहना हुआ सूट हम शादी में भी पहन सकते हैं, लाजमी नहीं है कि मेहंदी के लिए अलग जोड़ा सिलवाया जाए, बारात के लिए अलग सूट लिया जाए और वलीमे पे अलग से सूट लिया जाए। तो सर एक कुछ चीज़ों को हमने गैर ज़रूरी तौर पर भी तो खुद पे इम्पोज किया हुआ है, इनके बगैर भी तो गुजारा हो सकता है। बस ये तो हमारी तरबियत का मामला है ना, और वो बुनियादी बेटा बात वही है जो हम बहुत दफा अर्ज करते हैं, इसको कहते हैं वैल्यू सिस्टम, कि हमने मुआशरे के वैल्यू सिस्टम को अपसाइड डाउन कर दिया है। मुआशरे का वैल्यू सिस्टम ये है कि जिसके पास पैसे से रिलेटेड चीजें ज्यादा हैं वो बड़ा है, जिससे पैसे से रिलेटेड चीजें कम हैं छोटा है। और ये मेरी, कम अज कम आप तो बहुत छोटे हैं, मेरी जिंदगी में तो वो वक्त था जब मैंने देखा था कि हमारे मुल्क का वैल्यू सिस्टम ये नहीं था। पैसा हर वक्त अहम रहा है मुआशरे में, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अगर मोहल्ले में किसी शख्स के पास के बारे में पता होता था कि ये रिश्वत लेते हैं, किसी इनकम टैक्स के दफ्तर में, वापडा में, किसी जगह पर कुछ लोगों के बारे में पता होता था, तो लोग उनकी गाड़ी से या उनकी मोटरसाइकिल से को बहुत ज्यादा मुतासिर नहीं हुआ करते थे। उनको बड़ा मसला होता था कि उनके घर के अंदर जो रिश्ता इनकार हो जाएगा उनके घर के अंदर, क्योंकि उनके पीछे रेप्यूटेशन जो थी वो कैरी करती थी। लेकिन हमारी आंखों के सामने ये हो गया कि सब चीजें इररिलेवेंट हो गई, बड़ी बड़ी काली गाड़ियां यानी बन गई, मयार बड़े होने का, और कपड़े बन गए, और जेवर बन गए, और बड़े बड़े घर बन गए, ये मयार बन गया, ये पैमाना बन गया बेसिकली। अब उसका यही नतीजा निकलेगा, अब तो फिर भुगतना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत मुख्तसर टाइम में आपने चीज़ों को कॉम्प्रीहेंसिवली आपने एक्सप्लेन किया है, और यही एक मामला है। लेकिन जब हम बात करते हैं, जब हमारे हुक्मरान भाषण देते हैं कि मियाना रवि इख्तियार की जाए, जो है हमें उस मामले में कनात की जाए, बट जो एक गरीब आदमी है जब वो ये देखता है कि मेरा सियासतदान, मेरा बड़ा, वो हमें तो ये लेक्चर देता है, जिसकी मिसाल डॉक्टर साहब ने भी दी, ये हमें भाषण दिया जाता है, लेकिन जब खुद उन वज़ीर साहब के साथ हठो बचों के साथ गाड़ियाँ होती हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, शाह खर्चियाँ होती हैं, तो फिर सोसाइटी में अनरस्ट पैदा होता है, और तबकाती निज़ाम की बुनियाद भी यहीं से डाली जाती है, और यहीं से वो तमाम तो सिलसिला शुरू होता है, होता निचली सतह तक आता है, और मुआशरे में एक अनरेस्ट की फ़ज़ा देखने को मिलती है, एक फ्रस्ट्रेशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। हम हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, दीगर सेगमेंट भी शामिल करेंगे। कुछ बात करेंगे सेहत के हवाले से। तो हमारे मुल्क में इस वक्त जो है इन हालात के अंदर, लाहौर में ख़ास तौर पर, बिलखुसूस पंजाब में डेंगू के केसेस में एक दफ़ा फिर से इजाफा होने लगा है, और ख़ास तौर पे बच्चों में जो है ना डेंगू के केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। अब डेंगू से ख़ुद को बचा कैसे हम सकते हैं, उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हैं, और बच्चों को डेंगू की वबा से कैसे हम बचा सकते हैं, कैसे हम महफूज रख सकते हैं, इसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मसूद अख्तर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, ये जो आए रोज़ डेंगू केसेस में इजाफा होने लगा है, और अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे के दौरान लाहौर में 37 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और पंजाब भर से 90 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद बच्चों की है। तो सर कैसे डेंगू से महफूज रखा जा सकता है हमारे बच्चों को, जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, उनको क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? देखिए, एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें थोड़ा सा चीज़ों को प्रेडिक्ट करना चाहिए कि बारिशें हो चुकी हैं, बहुत सारी जो आपके छतों पे चीज़ें रखी होती हैं उसमें पानी आ जाता है, कुछ मोहल्ले में कुछ इधर उधर पानी जमा हो जाता है, तो ये बारिश के बाद एक्सपेक्टेड होता है कि आपका डेंगू ने राइज़ करना है। इसके लिए जो प्रिकॉशन है वो ये है कि सबसे पहले तो अपने घर की छतों को साफ़ करें, जो कार कबार पड़ा है, टायर पड़े हैं, प्लास्टिक के खिलौने बच्चों के पड़े होते हैं, उनको डिस्कार्ड करें। किसी भी चीज़ के अंदर अगर ओपनली पानी पड़ा है जो कि 3 से 4 दिन से ज़्यादा है, तो उसको आप ड्रेन कर दें और दोबारा करें। इसी तरह घरों में गमले रखे होते हैं, उनके अंदर अगर नीचे ट्रे रखी है उसमें पानी आ गया, उसको करें। यानी हमने हर वो जगह जहाँ साफ़ पानी इकट्ठा हो सकता है उसको करना, और क्वांटिटी कितनी हो
हम लोग कहते हैं बहुत बड़ी क्वांटिटी हो, लेकिन एक 5 रुपए का जो सिक्का है, अगर इतना चौड़ा पानी और इतना थिक पानी भी किसी जगह हो गया है तो उसमें हज़ारों की तादाद में डेंगू का जो लार्वा है वो पैदा हो सकता है। सो इसलिए छोटी मिकदार में पानी जो है ना उसको भी आपको केयर करना पड़ेगा। अच्छा, फिर बरसात का मौसम है, बारिश होती है तो बच्चों को बारिश में नहाने का बहुत शौक होता है क्योंकि हब्स होती है, तो इससे भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि बारिश के पानी से भी। बारिश के पानी से डायरेक्ट तो कोई मसला नहीं होता, इसलिए कि जब तक वो उसके अंदर पानी के अंदर जो लार्वा है उसके अंदर पूरा एक प्रोसेस चलता है, उसके बाद मच्छर के अंदर वायरस हो वो बच्चे को काट ले, इसलिए डायरेक्ट बारिश में नहाने से कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ प्रिकॉशंस हमने बच्चों को देनी है, जैसे ये कि अलग सुबह और शाम को जब बच्चा घर से निकलता है तो उसका सर, बाजू और पाँव वो ढाँप के रखें और जुराब पहना के रखें, जो शॉर्ट्स पहनाने की बजाय पूरी ट्राउज़र उसको पहना के रखें। और अगर सर पे टोपी बच्चे के दे दें सुबह और शाम के टाइम तो ज़रा बेहतर हो जाता है। और फिर ये कि कुछ अलामात अगर आती हैं तो फौरी तौर पे आपने हॉस्पिटल से रब्ता करना है। जैसे आजकल टेम्परेचर 102। हाँ सर, मैं सिम्टम्स की जानिब भी आ रहा था कि सिम्टम्स क्या होते हैं, क्योंकि इस मौसम में अमूमी तौर पे वैसे भी बुखार होता है, तो कैसे हमें पता चलेगा कि ये अलामात? सबसे पहले तो ये जैसे मैंने कहा कि अगर बुखार बहुत ज़्यादा हो जाता है, 103 104 है, या बाज़ औक़ात बुखार बहुत कम हो जाता है, जिस्म पे रैश आना शुरू हो जाता है और जिस्म पे दर्दें हैं, आँख के पीछे दर्द आना शुरू होता है, तो फिर आपको एक कॉमन टेस्ट होता है CBC जिसको कहा जाता है और हॉस्पिटल में फ्री होता है, तो वो फ़ौरन करवा लें, तो आपका फिजिशियन आपको बताएगा कि इसको डेंगू है या नहीं। एक अच्छी बात यह है कि बच्चों में डेंगू की शरह निस्बतन कम होती है और अगर डेंगू फीवर हो भी जाए तो उसकी अलामात भी कम होती हैं और उसमें रिकवरी भी ऑलमोस्ट 100% हो जाती है। सो इसलिए जो ज़्यादा ख़तरा बच्चों में नहीं होता, और ख़ास तौर पे वो बच्चे जिनको पहली दफ़ा डेंगू हुआ है या जिनकी उम्र छोटी है उनमें अलामात भी कम होती है और बाज़ दफ़ा डॉक्टर को पता ही नहीं लगता, इतनी माइल्डली गुजर जाता है, और जो बड़े हैं उनमें ये मसला हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले तो यही है कि प्रिकॉशन हम कर लें, फ़ौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करें और घर के अंदर जो कार्ड कबाड़ है इससे हम इसको डिस्कार्ड करें और पानी कहीं कलेक्ट ना होने दें। अच्छा, ये कहा जाता है कि मगरिब के टाइम डेंगू ज़्यादा एक्टिव होता है, उस टाइम बच्चों को बाहर ना निकलने दिया जाए क्योंकि बच्चे तो खेलते शाम के टाइम ही हैं, तो बच्चों को खेलने देना चाहिए बाहर? नहीं, देखें, हमें बच्चों को शाम के टाइम या दोपहर के टाइम, ये तो हमारी ऑप्शन है पेरेंट्स की कि हम क्या कहते हैं, ये फीडिंग टाइम है उस मच्छर का। मच्छर ने बाहर निकल के फीड करना होता है इस टाइम पे, जिसको डस्क एंड डॉन कहा जाता है। ये असर से मगरिब के दरमियान? हाँ, या मगरिब या अलग सुबह जब तुलुए आफ्ताब के टाइम और गुरूब आफ्ताब के टाइम, ये मच्छर फीडिंग के लिए जाता है क्योंकि जब इसको अगली नस्ल बनानी होती है, अंडे बनाने के लिए इनको खून चाहिए होता है। जब तक ये किसी इंसान को नहीं काटेंगे, उनके पेट में खून नहीं जाएगा इंसान का, तो ये रिप्रोड्यूस नहीं करता। सो इसलिए इसने अपनी सर्वाइवल के लिए काटना होता है। तो ये काटने का जो टाइम है या फीडिंग का जो टाइम है इसका, वो अलग सुबह और तुलुए आफ्ताब के वक्त और गुरूब आफ्ताब के वक्त होता है। तो अगर हम इस टाइम पे प्रिकॉशन रखें तो हम उस ख़तरनाक टाइम से बाहर आ जाते हैं। फिर एक और चीज़ भी है कि अगर आप घरों में देखें, हम बच्चे टांग नीचे लटका के बैठ जाते हैं, कमरों के अंदर हम सफाई नहीं करते, बेड्स को नहीं हटाते, अलमारी के पीछे और पर्दे साल पड़े रहते हैं, उसके पीछे हम कभी झाड़ झंकार नहीं साफ स्प्रे नहीं करते। तो आजकल ये चाहिए कि आप बेड्स के नीचे सफाई करें, पर्दों के पीछे, अलमारियों के पीछे। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आजकल के मौसम में आप कोई ख़ास दिन मुख्तस कर लें, अपना सामान बाहर निकालें और घर की अच्छी तरीके से डस्टिंग करें, क्योंकि ये जब फीड करता है ये मच्छर तो ये भारी हो जाता है और ज़मीन के करीब करीब नीचे उड़ता है, और जब हम पाँव लटका के बैठते हैं तो वहाँ काट लेता है। सो इसलिए बेड के नीचे से निकलता है, पर्दे के पीछे से निकल आता है, अलमारी के पीछे से निकल आता है और काट के फ़ौरन, और काटने की जो ख़ास जगह इसकी वो टखने हैं। अच्छा, टखने पे ज़्यादा अटैक? टखने पे इसलिए काटता है कि हाथ की जिल्द हमारी सख्त होती है, बॉडी कवर्ड होती है, चेहरा भी जिल्द सख्त है, जो पाँव के जो टखना है वहाँ की जिल्द बहुत नरम होती है, और इसको पता होता है, इज़ वेरी इंटेलिजेंट, उसको समझ आ गई कि मैंने यहाँ काटना है, वहाँ से फौरन। ये खतरनाक होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी है ये। आजकल तो शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके अंदर आ गई। सो ये वहाँ से जब ब्लड लेता है ना, तो फिर उसके बाद अगला साइकिल चलना शुरू होता है। अच्छा सर, बड़े हों या बच्चे हों, अगर खुदा ना खास्ता किसी को डेंगू हो गया है तो उसमें डाइट क्या यूज़ करनी चाहिए? डाइट प्लान भी कोई खास होता है? सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, आपने इसका केयर करनी होती है, न्यूट्रिशन की केयर करनी है, अंडर मेडिकल केयर रखना है, और एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करनी। हमारे यहाँ क्या एक्सपेरिमेंटेशन होती है, जाके ड्रिप लगा दें,
आपके अताई बैठे हैं वो अजीबोगरीब किस्म की गोलियां खिलाना शुरू कर देते हैं, ड्रिपें लगा लगा के बुरा हाल करते हैं। इनमें तो वैसे ही ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है, कभी नाक से बच्चों के खून आ जाता है, कभी थूक के साथ आ जाता है, कभी स्टूल के साथ ब्लड आ जाता है। बड़ों में भी ये मसला हो सकता है, जिल्द के अंदर धब्बे पड़ जाते हैं, रैश पड़ जाता है, वो छोटे छोटे ब्लीड स्पॉट होता है। तो अगर ऐसे में आप उसको एक्सपेरिमेंटेशन करें, ड्रिपें लगाना शुरू कर दें, तो ये बाज़ दफ़ा फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है और डेंगू से नहीं बंदे को नुकसान। डॉक्टर साहब माजरत यहीं से आपकी बात का आगाज़ करेंगे, एक अहम खबर है अपने नाज़रीन से वो शेयर कर लेते हैं। अदालती हुक्म के बावजूद एक बार फिर परवीन को लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू पेश नहीं किया गया। समाअत शुरू हुई तो जस्टिस अमजद रफ़ीक ने नए प्रोसिक्यूटर से पूछा कि बताएं परवेज़ इलाही किधर हैं, उन्हें अदालत में पेश क्यों नहीं किया गया। सरकारी वकील ने कहा कि हमें अदालती ऑर्डर्स की कॉपी मौसूल नहीं हुई, जिस पर अदालत ने कहा कि आपको ऑर्डर का पता है, वही ऑर्डर है जो मैंने कहा था। नैब वकील ने कहा कि अगर आप कहते हैं तो हम पेश कर देते हैं। अदालत ने कहा कि कोर्ट का एक ऑर्डर था कि परवेज़ इलाही को पेश करना है, आप कभी किसी अदालत में चले जाते हैं और कभी किसी में। जज ने पूछा परवेज़ इलाही को जान का खतरा कब से हुआ है, 1 घंटा देते हैं, उन्हें पेश करें वरना डीजी नैब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए जाएंगे। अदालत की जानिब से परवेज़ इलाही को पेश ना करने पर इजहार बरहमी भी किया गया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे सलमान अवान हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, खासे जज साहब बरहम नज़र आए, ज़रा अदालती कार्रवाई का अहवाल बताइएगा। आज बिल्कुल परवेज़ इलाही की नैब गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत का आगाज हुआ तो अदालती हुक्म के बावजूद एक बार फिर परवेज़ इलाही को अदालत के रूबरू पेश नहीं किया गया। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने इस्तफसार किया, प्रोसिक्यूटर से बताइए परवेज़ इलाही किधर है, क्यों अदालत पेश नहीं किया गया। वकील पंजाब हुकूमत ने बताया कि नैब ने पंजाब हुकूमत को सिक्योरिटी के लिए खत लिखे हैं, हमें कल की समाअत का तहरीरी हुक्म नहीं मिला। वकील पंजाब की जाने से ये बताया गया। पंजाब के वकील ने यह भी अदालत में बताया तहरीरी हुक्म कल ही जारी हो चुका था, जिस पर जस्टिस अमजद रफ़ीक ने कहा इसका मतलब है कि आपने परवेज़ इलाही को पेश नहीं करना। हम परवेज़ इलाही को पेश करने के लिए तैयार हैं। वकील नैब ने यह भी कहा, लेकिन परवेज़ इलाही को जिंदगी के शदीद खतरात हैं। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने कहा कि आपकी जो इज्जत है वो इन्हीं अदालतों से है। अदालत ने एक बात का हुक्म दिया कि परवेज़ इलाही को पेश करें, आप भी खेल रहे हैं। 3 मरतबा परवेज़ इलाही का ट्रायल कोर्ट में पेश किया जा चुका है, हुकूमत को छोड़े, आप परवेज़ इलाही को पेश करें। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने यह भी रिमार्क किया कि हुकूमत नैब के साथ ताउन नहीं करती है तो ना करे। अदालत ने 1 घंटे में परवेज़ इलाही को पेश करने का हुक्म दिया। ठीक है, समाअत भी अब मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया सलमान अवान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दोबारा से अपने प्रोग्राम की जानिब बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, डाइट के हवाले से मैं आपसे बात कर रहा था कि डाइट, क्योंकि ब्लड सेल्स कम होते हैं तो ब्लड सेल्स को कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो न्यूट्रिशन आपने बेहतर करनी होती है, हाइड्रेशन बेहतर करनी होती है, जो फ्लूइड्स आपने देने होते हैं, जैसे जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको याद होगा पपीता इसके लिए बड़ा मशहूर कंसिडर करते थे कि पपीते का रेट 4 गुना बढ़ जाता था, गायब हो जाता था और इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाती थी उसकी। तो डाइट बेहतर करना ज़रूरी है, लेकिन अभी तक कोई प्रूफ नहीं हो सका कि किसी ख़ास डाइट से इसको बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये जो पपीता इतनी बड़ी मिकदार में हम लोग एक मुश्किल से कहीं ढूंढ के लाते थे डेंगू के दिनों में, तो उसका भी कोई वाज़ेह नहीं पता कि इसका कोई फायदा। साइंटिफिक इतना प्रूफ नहीं है। बेहतर ज़रूर करता है, हाइड्रेशन की हद तक बेहतर है, न्यूट्रिशन की हद तक बेहतर है। पपीते की सूरत में लोग खा लेते हैं, कुछ उसका जूस बना के पी लेते हैं, उस हद तक ठीक है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि इसके अंदर कोई एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ हैं या ये खाते ही ये ख़त्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। हमारा ये भी तो सर एक अलमिया है ना, हर बंदा ही नीम हकीम बना हुआ है। किसी ने कह दिया, किसी एक ने कह दिया होगा कि पपीते का जूस पियो तो सब उसी के पीछे चल पड़े। लोगों ने तो दरख्त तक उखाड़ के रख दिया कि जहाँ पपीता लगा था उसको उन्होंने यूज़ किया। अब यहाँ हकीमों का बड़ा एक खिलाफ, हकीम और अताई, जो मरीज़ डेंगू का आता है उसको ड्रिप लगा देता है। अब ड्रिप लगाने से एक सबसे बड़ा नुकसान तो ये होता है कि वो ब्लीड, वैसे ही उनमें टेंडेंसी होती है और वो कहीं ना कहीं से ब्लीड कर जाते हैं। पट्ठों में टीके लगाते हैं, वहाँ ब्रूज बन जाता है, ब्लड कलेक्ट हो जाता है, फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है। पहले ही खून की नालियाँ लीक कर रही हैं, ऊपर से वो ड्रिपें 2-2 लीटर 3-3 लीटर फ्लूइड लगा देते हैं, जो कि आपके हार्ट को नुकसान पहुँचा सकता है। एंड आई कैन टेल यू कि अगर डेंगू से शायद इतना ख़तरा ना हो, लेकिन ये जो अताई हमारे लोगों के साथ लेकिन सर हमने तो देखा है कि डेंगू का जो भी पेशेंट लेकर गए हैं उसे तो ड्रिप्स ही लगाई गई हैं। नहीं, वो ड्रिप्स सरकारी हॉस्पिटल में ड्रिप लगाने का उस वक्त ज़रूरत होती है जब उसका फ्लूइड कम हो, और उसमें भी ख़ास किस्म की ड्रिप लगाई जाती हैं और मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की हैं। कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल और डेंगू की हद तक की है, जैसे डेक्स्ट्रॉन्स है,
वो एक ख़ास लेवल पे जाके लगानी है। लेकिन ये जो अताई कर रहे हैं ये बहुत बुरी बात है। इसलिए मैं लोगों से आपके इस प्रोग्राम के हवाले से कहूँगा कि डेंगू ऑलमोस्ट 98-99% सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, बच्चों के अंदर तो ऑलमोस्ट ठीक हो जाती है, कॉम्प्लिकेशन निस्बतन कम है, अवेयरनेस ज़्यादा हो चुकी है, डॉक्टर्स अब इसको लर्न कर चुके हैं, दुनिया में कंट्रोल है। इसलिए पैनिक नहीं होना, अपने करीब तरीन हॉस्पिटल से जाएं, डायग्नोस करवाएं और उसके बाद जो इलाज डॉक्टर तजवीज़ करता है, अताइयों के हथे बिल्कुल ना चढ़ें, अपने पैसे बिल्कुल ना लुटाएं, छोटे छोटे क्लिनिक्स जहां डॉक्टर नहीं बैठा उनके पास ना जाएं, बल्कि डायरेक्ट एक अच्छे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाएं तो बेहतर होगा। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो इस वक्त हमारे पास डाटा आ रहा है वो ये है कि एक तो बीमारी निस्बतन कम है पिछले सालों के निस्बत, और दूसरा उसके अंदर जो प्लेटलेट का रेशो है वो भी बेहतर है। जो कई साल पहले ये ऑलमोस्ट ज़ीरो पे चले जाते थे, ब्लड सेल्स गिर जाते थे, ब्लड सेल जो प्लेटलेट्स गिर जाते थे, अभी जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, जो डेली डाटा हम देखते हैं उसमें यह है कि प्लेटलेट्स एक ख़ास हद से नीचे नहीं आ रहे और कंडीशन इतनी ख़राब नहीं हो रही। उसके बाद डेंगू की जो कॉम्प्लिकेशन थी वो निस्बतन कम हो रही हैं। इसलिए मेरा ख्याल है लोगों को इतना अच्छा, इम्यून सिस्टम कितना इसके अंदर मैटर करता है कि जिस शख्स का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, उस पर कम इफेक्ट करता है। इसमें पावर ये है कि जब एक साल डेंगू का हमला होता है तो उसके खिलाफ जिस्म के अंदर मुदाफ़ियत पैदा होती है। पहले हमले जब होता है तो जिस्म के खिलाफ मुदाफ़ियत पैदा होती है उस बीमारी के खिलाफ, और वो ना सिर्फ उस वायरस का अटैक ज़िंदगी में कभी नहीं हो पाता, यानी एक वायरस, इसमें 4 किस्म के वायरस हैं, जब एक वायरस हमला करता है ज़िंदगी में दोबारा वो वायरस हमला नहीं होता। नॉर्मली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हर वक्त 1 या 2 किस्म के वायरस होता है। तो जब पिछले साल किसी शख्स को एक वायरस हो चुका है तो वो सारी उम्र के लिए उस वायरस के साथ तो डेंगू नहीं होता। अगर कभी दूसरा वायरस उसको अटैक करे तो उसके लिए भी 1 साल के लिए उसके अंदर डिफेंस आ जाती है, लेकिन जब साल के बाद दूसरा साल आता है तो फिर दूसरी किस्म का वायरस का हमला हो सकता है। अच्छा, डेंगू पेशेंट को ये हम देखते हैं उसमें नकाहत बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये अलामात, दर्द बहुत ज़्यादा होता है, ये सिम्टम का कॉम्प्लेक्स है, ये सिम्टम का कॉम्प्लेक्स है जिसमें बुखार, और कई सूरतों में ये भी देखा गया ख़ासतौर पे बच्चों में कि टेम्परेचर फॉल कर जाता है, यानी बजाय इसके कि 104 हो वो नॉर्मल से भी नीचे चला जाता है। जिस्म में दर्दें होना और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर रैश बन जाना, ये टिपिकल अलामात हैं और बंदा ऐसे महसूस करता है जैसे इसको ख़ास तौर पे ना पहले हड्डी तोड़ बुखार भी शुरू में कह रहे थे, क्योंकि बोन्स के अंदर ऐसे महसूस होता है जैसे कोई बंदा हथौड़े मार रहा है, क्रश कर रहा है। सर, इसमें यह भी कहा जाता है कि ऐसी सूरत में आपको चलने फिरने से एहतियात करनी चाहिए, जितना ज़्यादा नींद पूरी कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। देखिए, वायरल बीमारी का जो सबसे आसान तरीका है, चाहे वो नज़ला हो, ज़ुकाम हो, खांसी हो या कोई और वायरल हो जैसे डेंगू भी है, बेड रेस्ट करना, अपनी लिक्विड डाइट के ऊपर आना, थोड़ा सा अपने आप को ज़रा बेहतर करना न्यूट्रिशन वाइज, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमारे पास इनके लिए कोई ऐसी एंटीबायोटिक कोई नहीं है जो इनको वायरस को ख़त्म करे। सो ओवरऑल जो न्यूट्रिशनल है, और ख़ास तौर पे जो आपने बात की कि इम्यूनिटी की, जिन लोगों की सेहत अमूमी तौर पे बेहतर होती है, और यहाँ मैं जिक्र करना चाहूँगा जो बच्चे माँ के दूध पे पलते हैं उनकी न्यूट्रिशन डब्बे की निस्बत बेहतर होती है, और वो ना सिर्फ डायरिया और नमूनिया से बचते हैं बल्कि ये भी देखा गया है कि डेंगू और इस किस्म की जो वायरल बीमारियां हैं उनका हमला भी उन बच्चों पे निस्बतन कम होता है जो माँ के दूध पे पलते हैं। हाँ, बिल्कुल सही, और इसमें एहतियात करने की भी ज़रूरत होती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डेंगू के हवाले से जो पेरेंट्स है ख़ास तौर पे उनकी ये जिम्मेदारी है कि अगर आपको अपने बेहद मतलूब है या किसको मतलूब नहीं होती तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग अपने घर में आसपास पानी खड़ा ना होने दें, क्योंकि डेंगू को जो सबसे ज़्यादा उसको जो ताकत मिलती है, क़ुव्वत मिलती है, वो पानी से मिलती है। तो ये वो एहतियाती तदाबीर हैं जिन पर अमल पैरा होकर हम अपने बच्चों को उनकी जान की, उनकी सेहत की हिफाजत कर सकते हैं। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हमारा दोस्त इस्लामिक मुल्क उज़्बेकिस्तान अपनी 32वीं यौम आज़ादी मना रहा है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से अब जो है ना ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुंच रहे हैं और बहुत ज़्यादा करीब हुए हैं। ख़ास तौर पे 2022 में जब उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उज़्बेकिस्तान का विज़िट किया था तो उसके बाद बहुत सी याददाश्तों पर, मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए थे, MOU साइन हुए थे, और उज़्बेकिस्तान के साथ हमारा एक इस्लामिक रिश्ता तो है ही, एक तहज़ीबी
रिश्ता भी है। और सबसे बड़ी चीज़ जो अट्रैक्शन है हमारे लिए वो ये है कि वहाँ पे बहुत सी जो हमारी इस्लामिक हिस्ट्रीज़ के हीरोज़ हैं, बरगुज़ीदा हस्तियाँ हैं, इमाम बुखारी जैसे, इसके अलावा बहुत से ऐसे हमारे जो असलाफ़ हैं उनकी कब्रें वहाँ पर मौजूद हैं। तो उसके साथ हमारा सियाहती जो लिहाज से भी पाकिस्तान के लिए बहुत अट्रैक्शन रखता है। इसके ताल्लुकात, उज़्बेकिस्तान के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ किस नहज पर मौजूद हैं, ये ताल्लुकात कैसे बेहतर हो सकते हैं, इकनॉमिकली कैसे हम उज़्बेकिस्तान के साथ ग्रो कर सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब मौजूद हैं, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं पाक उज़्बेक फ्रेंडशिप काउंसिल के। सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया। सर, उज़्बेकिस्तान 32 साल का हो गया है, पूरी कौम को, मुस्लिम उम्मा को भी उसकी मुबारक हो। लेकिन सर, हमने देखा कि पिछले चंद अरसे में पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान दोनों बहुत करीब आए हैं। क्या देखते हैं, कैसे हम अपने इस रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी? बिस्मिल्लाह रब्बे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और मैं मेरी जानिब से पूरी पाकिस्तानी टीम की, कौम की जानिब से अपने उज़्बेक बहन भाइयों को उनका यौम आज़ादी एक मरतबा फिर बहुत मुबारक, इस दुआ के साथ कि अल्लाह उनके लिए मुनफरिद इज़्ज़तों के दरवाज़े खोले और पाकिस्तान में बसने वाले लोगों के दिल में जो उज़्बेकिस्तान के मशाहिर के हवाले से, मुस्लिम मशाहिर के हवाले से जो मोहब्बत पाई जाती है, जो अक़ीदत और एक जज्बा पाया जाता है, अल्लाह ताला इसके अंदर और बरकत पैदा करे। और वहाँ के लोग जो हैं वो जिस अंदाज़ में पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला उसके अंदर भी मज़ीद बरकत पैदा करे। पाकिस्तान ज़ाहिरी तौर पे तो इसका आज़ाद हुए कोई 32 बरस जो हैं वो होने को हैं, लेकिन उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान का रिश्ता इतना ही पुराना है जितना उज़्बेकिस्तान के अंदर इस्लाम की तारीख़ पुरानी है। यानी जब इस्लाम का पहला चराग वहाँ पर जला, कोई पहला शख्स जो हल्का बगोश इस्लाम हुआ, इस दीन रहमत ने जिसको अपनी आगोश रहमत के अंदर जगह दी, मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त से उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के आपस में जो है वो ताल्लुकात बनना शुरू हो गए और यहाँ के रहने वाले लोगों के दिल उनके साथ धड़कना शुरू हो गए। और उसका सबब क्या है? हम जानते हैं कि उज़्बेकिस्तान एक मुस्लिम मशाहिर का ऐसा अज़ीमुश्शान ख़जाना है कि अरब के बाद मैं ये समझता हूँ जिस खित्ते ने सबसे ज़्यादा इस्लाम को इल्मी एतबार से, मजहबी एतबार से और दुनिया भर के अंदर नामवरी के एतबार से जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है वो उज़्बेकिस्तान की सरज़मीन ने किया है। आप ये देखें कि अगर हम हदीस साइंसेस की बात करें तो वहाँ से इमाम बुखारी जैसी शख्सियात हमें नज़र आती हैं, हमें इमाम तिरमिज़ी जैसी अज़ीमुश्शान शख्सियत जो वहाँ नज़र आती है। अगर हम वहाँ पर हुक्मरानों के एतबार से बात करें, नामवर शख्सियात जिन्होंने सियासी तौर पर और हुकूमतों को बनाने के एतबार से, इलाकों को फ़तह करने के एतबार से नाम पैदा किया हो, तो अमीर तैमूर जैसी शख्सियत वहाँ पर मौजूद है। और फिर ये जो हमारे मुग़ल एम्परर्स हैं, इन सब का जो असल है वो भी असल मकाम, असल वतन जो है वो यही इलाका है। बहुत कम लोगों के इल्म में है कि फ़रगाना जो है वहीं से बाबर आए थे और फिर बाबर से के साथ मुग़लों की एक पूरी तारीख़ जो है वो बरे-सग़ीर पाक व हिंद के अंदर तक पहुँचती है और हम उसको पढ़ते हैं। इसी तरह जब हम मुस्लिम मशाहिर के अंदर मुस्लिम साइंटिस्ट जो हैं जिन्होंने बहुत सारी जदीद उलूम की बुनियाद रखी, साइंस में बहुत बुनियादी कंट्रीब्यूशन जिन लोगों का मौजूद है, जिनके अंदर अल-बैरूनी जैसी शख्सियत मौजूद है, अबू अली सीना जैसी शख्सियत मौजूद है, जब उनको हम ज़िंदगी उनकी जानना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि उनका भी जो इब्तदाइया है, उनकी भी जो ज़िंदगी का आगाज़ है वो उज़्बेकिस्तान से ही होता नज़र आता है। इसी वजह से हम देखते हैं कि माजी के अंदर समरकंद और बुखारा जो है वो दुनिया भर के लिए, न सिर्फ मुसलमानों के लिए इल्म का मंबा व मरकज़ थे, दुनिया भर के मुसलमान वहाँ इल्म की तहसील के लिए आया करते थे, बल्कि गैर मुस्लिमों की भी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो वहाँ पर इल्म के हुसूल के लिए आया करती थी। और ये दोनों शहर अपने मिजाज के अंदर इतने कुशादा थे, इनकी फितरत में इल्मी एतबार के हिसाब से, इल्म के माहौल के एतबार से इतनी कुशादगी और वसअत पाई जाती थी। आला शायरी में बहुत दफ़ा जिक्र किया समरकंद और बुखारा। जी, इकबाल का भी बढ़िया उसके साथ एक वालियाना मोहब्बत का ताल्लुक है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि उज़्बेकिस्तान के अंदर जो दो शख्सियात जिनका बहुत गहरा असर है और जिन्हें वो बड़े एहतराम और इकराम से देखते हैं, उनमें एक लाहौर में मौजूद हुज़ूर सैयदी फ़ैज़ आलम हज़रत आता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह की शख्सियत है कि जिनका असर वहाँ के सूफिया के यहाँ, उनके अहवाल में, उनकी तालीमात में हमें बड़ी तफसील के साथ मिलता है। और
और शाह नक्शबंद जो हैं वो, ये जो उज़्बेकिस्तान है ये शाह नक्शबंद की सरजमीन भी है। दुनिया भर के अंदर जितने नक्शबंदी सिलसिले के साथ वाबस्ता लोग हैं, उनके जो जद हैं, उनके जो सरखैल हैं, उनके जो इमाम हैं यूँ कह लें, उनका भी जो बुनियादी असल वतन जो है वो उज़्बेकिस्तान ही है। सर, आपने तो बड़ी खूबसूरती से उज़्बेकिस्तान की तारीख़ के हवाले से, हमारे इस्लाफ के हवाले से बताया, क्योंकि बहुत कम हमारे व्यूवर्स को पता होगा, इवन कि मेरे भी इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। सर, उज़्बेक लोग पाकिस्तान के हवाले से क्या तासुर रखते हैं, पाकिस्तान को लेकर उनके माइंड में क्या इमेज आता है? बड़ा अहम सवाल है और ये हम सब पाकिस्तानियों के इल्म में होना चाहिए। इसमें कोई शुबा नहीं कि वहाँ पे एक बहुत लंबा अरसा जो है वो सोवियत तसल्लुत रहा और वहाँ ज़ाहिर सोवियत यूनियन की एक पॉलिसी थी कि उन्हें बाकी पूरी दुनिया से बिलुमूम और मुस्लिम दुनिया से, ये जो मुस्लिम स्टेट्स थी जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत थी, इन्हें मुस्लिम दुनिया से मुनक़ता रखा जाए। यानी इनके एक तो लैंग्वेज बैरियर था, ज़ुबान के अतबार से वो मुकालमा आसान नहीं था। फिर हुकूमती पॉलिसियाँ बड़ा इसके ऊपर अहम किरदार अदा करती हैं। तो हम ये देखते हैं कि उस वक्त तो नहीं था ताल्लुक़, लेकिन हम ये देखते हैं कि उस वक्त की जो तहरीरात भी हमें मिलती हैं, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं बर सग़ीर पाक व हिंद की जो बड़ी शख्सियात है उनका ज़िक्र खैर हमें नज़र आता है, उनके बारे में एक पॉजिटिविटी नज़र आती है। तो एक तो ये कि वहाँ के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं और फिर उनके यहाँ एक बड़ा, दो हवालों से पाकिस्तान की निस्बत से बड़ा एहतराम पाया जाता है। एक तो वो ये बड़ी दयानतदारी से ये बात समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम उम्मा में जो चंद इंतहाई कलीदी किरदार अदा करने वाले ममालिक हैं उनमें से एक मुल्क है। फिर दूसरा वो ये समझते हैं कि एक एटमी कुव्वत होने के साथ साथ ये पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के दिफा के हवाले से एक बहुत बड़ा सरमाया है पाकिस्तान की शक्ल में। और फिर क्योंकि पाकिस्तान उन बिल्कुल इब्तदाई दिनों के ममालिक में है जिन्होंने उज़्बेकिस्तान को बतौर मुल्क कबूल किया, उसकी हैसियत को तस्लीम किया, तो वो इस हवाले से भी बड़ी एहसानमंदी का जो है वो इजहार करते हैं और पाकिस्तानियों के हवाले से बड़ी मोहब्बत करते हैं। और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो हमारी सियासी आवाज़ भी है और मजहबी आवाज़ भी है और दुनिया भर के साथ हमें एक गोया हमारा एक दोबारा से असर नौ तारुफ करवाने का एक सोर्स और मीडियम भी हो सकता है। अब जैसे CPEC है तो हम ये देखते हैं कि हमारे माशी रवाबित जो हैं वो भी उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो गहरे होना शुरू हो गए हैं। और हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो पिछले चंद सालों में हुई वो ये थी कि एक रेलवे ट्रैक जो है उसको दोबारा से असर नौ मुरतब किया जा रहा है और एक रेलवे ट्रैक पे काम हो रहा है जो तिरमिज़ से शुरू होगा, अफ़गानिस्तान से होता हुआ पाकिस्तान और पाकिस्तान से गोया आप यूँ समझ लें कि हमारे गवादर पोर्ट तक जाएगा। ये CPEC का भी हिस्सा होगा और गोया ये उज़्बेकिस्तान को मुआशी तौर पर पूरी दुनिया की जो एक मेन स्ट्रीम है उसके साथ जोड़ने का ज़रिया बनेगा। तो वो इस हवाले से भी पाकिस्तान को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। इसी वजह से जो भी कोई फैसिलिटेशन का लेवल हो सकता है वो पाकिस्तानियों के लिए उनके दरवाजे हमें खुले हुए नज़र आते हैं। और यकीनन आज की इस गुफ्तगू के नतीजे में उनके लिए भी ये पैगाम है कि पाकिस्तान जो है वो भी उनको बहुत कदर की निगाह से देखता है और हमारे यहाँ भी उनके लिए बड़ी मोहब्बत पाई जाती है। हमारे यहाँ से जाने वाला कोई फल अगर वहाँ पहुँचे तो वो उसको भी बहुत मोहब्बत और इन्हें से देते हैं। आजकल वहाँ पर जब बिल्कुल चंद माह पिछले जो गुजरे हैं, हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर क्योंकि पाकिस्तान चंद ममालिक में जहाँ आम पैदा होता है, माल्टा पैदा होता है, तो वो पूरी दुनिया के अंदर मैंगो सीज़न चल रहा था। तो मैंने ये देखा कि जिन चंद ममालिक के अंदर बहुत एहतमाम के साथ मैंगो फेस्टिवल किए गए और पाकिस्तानी आम के एतबार से वहाँ पे जो एक खुशी और सरशारी महसूस हुई, लोगों के अंदर एक एक्टिविटी नज़र आई, वो उज़्बेकिस्तान उन मुल्कों में से एक मुल्क था जहाँ पे ये है। तो वो पाकिस्तान के साथ कई हवालों से अपने ताल्लुकात, फिर हमारे स्टूडेंट्स के हवाले से ख़ास तौर पर मैं ये बताना चाहूँगा कि तालीमी मैदान में क्योंकि वो उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा बहुत बेहतरीन है, फिर रूस का वहाँ पर एक जो नज़्म मौजूद था उसके अंदर उन्होंने तालीम के हवाले से, सेहत के शोबे के अंदर बहुत काम किया, साइंस के हवाले से उनके यहाँ वो हमसे बहुत आगे हैं बिला मुबालगा। सो उन्होंने एक कबाल मोहब्बत का इज़हार ये किया है कि अपने इन सारे मीडियम्स में जिनमें वो कंपैरेटिवली हमसे ज़रा बेहतर हालत में हैं, उन्होंने उन सब में हमारे लिए दरवाजे खोल रखे हैं। इसी वजह से हम देखते हैं कि मेडिकल की फ़ील्ड हो, इंजीनियरिंग की फ़ील्ड हो, नर्सिंग की फ़ील्ड हो या किसी भी और शोबे को आप देख लें, जहाँ जहाँ पाकिस्तान का और उनका कोई आपस में जॉइंट वेंचर हो सकता है, उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए भी, पाकिस्तानी अवाम के लिए भी और बिलखुसूस पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा जो है वो खुशामदीद कहना पाया जाता है। इसी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक बड़ी तादाद इस वक्त भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की वहाँ पर पढ़ रही है और बड़ी कंफर्टेबल है। और वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो बहुत एहतमाम के साथ शायद इस वक्त उज़्बेक के अलावा जितने ममालिक हैं उनमें किसी एक मुल्क के स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा जो वज़ाइफ वहाँ स्कॉलरशिप का जो एहतमाम है वो भी शायद पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए। सर ये तो बहुत बेहतरीन है। अच्छा सर, पाकिस्तान का इस वक्त आपको बताया सर फहरिस्त मसला इकॉनमी का है,
आपका दोनों ममालिक को करीब लाने में बड़ा कलीदी किरदार है। आपकी जो ये फ्रेंडशिप काउंसिल है पाक उज़्बेक, उसके भी आप प्रेसिडेंट रहे हैं। ये बताइएगा इकनॉमिकली क्या ऐसी अट्रैक्शन पाकिस्तान के लिए उज़्बेकिस्तान में है कि हम इकनॉमिकली भी कोई म्यूचुअल इंटरेस्ट के साथ वहाँ पे ग्रो कर सकें? देखें, दुनिया भर के अंदर जब भी दो ममालिक आपस में करीब आते हैं तो सबसे पहले उनके दरमियान जो पहले से सकाफ़ती, तहजीबी, एतकादी एतबार से, नज़रियात की बुनियाद पर, अकायद की बुनियाद पर, मज़ाहिब की बुनियाद, ज़ुबानों की बुनियाद, कल्चर की बुनियाद पर जो मुश्तरकात होते हैं उन पर ताल्लुक़ कायम होना शुरू होता है। और फिर ये ताल्लुक़ जब बेहतर होना शुरू होता है, लोग एक दूसरे के साथ मानूस होना शुरू होते हैं, एक दूसरे के पोटेंशियल को जानना शुरू करते हैं, तो फिर तजारती दर्जे पे उनके दरमियान रवाबित होना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान के और उनके दरमियान बहुत सारी चीज़ें ऐसे मैं एक फिक्रे में बयान करता, टाइम बहुत कम है। मुश्तरकात बड़ा खूबसूरत, बड़े कॉम्प्रिहेंसिवली आपने इन चीज़ों को बयान किया है। अल्लाह करे पाकिस्तान और जो उज़्बेकिस्तान है इनके जो ताल्लुकात हैं आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर हों। मुझे नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मंडे को आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।